Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। आज हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? डज एवरीवन हैव एक्सेस टू दी कोर्ट्स? मतलब क्या हम तो बोलते कोर्ट सबके लिए है, सबके अधिकारों के लिए। अगर किसी का भी अधिकार का खनन होता है, वॉयलेशन होता है, तो वो कोर्ट में जा सकता है। तो यही क्वेश्चन है, क्या सब कोर्ट में एक्सेस कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है कि आपको अगर कोई परेशानी, कोई गरीब भी हुआ, अमीर भी हुआ, जो भी हुआ, औरत, आदमी, कोई भी, क्या हर कोई कोर्ट में एक्सेस कर सकता है? तो वो सब हम जानने वाले हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में। क्योंकि कोर्ट क्या है, कितने ब्रांचेस हैं, ये सब हम देखकर आ चुके हैं, बट अब एक्सेस कर सकते हैं या नहीं, ये भी तो पता होना चाहिए। तो चलो ये तो हम पता करेंगे। आपको क्या करना है, फटाफट से लाइक का बटन दबा देना। फटाफट से लाइक का बटन दबाओ, शेयर कर दो अपने क्लासमेट्स में और कमेंट करके बताओ कि यस मैम हम रेडी हैं। चल स्टार्ट करते हैं। देखो, लास्ट क्लास में हमने ब्रांचेस पढ़ी थी। कौन सी ब्रांच पढ़ी थी? लीगल सिस्टम की। लीगल सिस्टम की हमने एक ब्रांचेस पढ़ी थी ना। क्या ब्रांच पढ़ी थी? याद है? याद है कि भूल गए? क्या पढ़ा था भाई हमने? क्रिमिनल लॉ पढ़ा था और सिविल लॉ पढ़ा था। क्रिमिनल लॉ पढ़ा था और हमने सिविल लॉ पढ़ा था, ये याद रखना। इसलिए बता रही हूं कि पता चले आगे पार्ट और पीछे सपाट का किस्सा नहीं चाहिए। ये बिल्कुल पसंद नहीं, बर्दाश्त नहीं कर सकते भाई। पुराना याद होना चाहिए ना। क्रिमिनल लॉ में हमने क्या देखा था कि जैसे किस किस टाइप के जो आ जाएंगे, किस किस टाइप के जो गुनाह कह सकते हैं, क्राइम आते हैं इसमें। जैसे चोरी का हो गया, मर्डर का हो गया, है ना, या किसी मतलब वुमेन पे अत्याचार, हैरेसमेंट वगैरह, है ना, दहेज वगैरह के लिए। और सिविल लॉ में जैसे किसी के बेसिक अधिकारों का अगर कोई हार्म पहुंचा रहा है, जैसे रेंट वगैरह से रिलेटेड, डाइवोर्स हो गया, है ना, ये सारे सब आ जाएंगे सिविल लॉ के अंदर। क्रिमिनल लॉ में क्या होता है? जब कोई कानून तोड़ता है। सिविल लॉ में क्या होता है? जब किसी के जो अधिकारों को हार्म पहुंचाया जाता है, ये होता है सिविल लॉ। सबसे पहले जब कोई गुनाह होता है तो उस क्रिमिनल लॉ में क्या होता है? एफआईआर लॉन्च होती है। एफआईआर लॉन्च होती है, सॉरी, एफआईआर क्या होती है? एफआईआर होती क्या है? एफआईआर होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। सबसे पहले यहाँ पे एफआईआर होती है, उसके बाद पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट करती है, देन मामला कोर्ट में चला जाता है। ओके, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे आप डायरेक्ट कोर्ट जाते हो, पिटीशन फाइल करते हो, कोर्ट में जाते हो और पिटीशन फाइल करते हो। ऐसा कुछ था कि नहीं था? उसके बाद यहाँ पे या तो आपको क्या लगेगा, आपको जेल हो जाएगी, या तो जेल हो जाएगी, या तो फाइन लग जाएगा। या तो जेल हो जाएगी या तो फाइन लग जाएगा। यहाँ पे एक तरीके का स्पेसिफिक सॉल्यूशन, मतलब बीच का जैसे रास्ता जैसा मिल जाएगा कि कोर्ट कह देगी कि या तो आप ऐसा कर लो और इसके बदले आप ऐसा कर लो, तो आप दोनों मामला सुलझा लो। इस तरीके से कोर्ट, जैसे मम्मी पापा करते हैं ना कि देखो यार तुम लोग लड़ते रहोगे, अब यहाँ मम्मी पापा हमको तो ये नहीं बोलेंगे कि तुम्हें जेल कर देंगे, तुम्हें फाइन कर देंगे। तो बीच का रास्ता, एक काम कर, तुझे तेरे पास इतना है ना, तो तू थोड़ा सा उसको दे दे। क्यों लड़ रहे हो? थोड़ा सा दे नहीं सकता? बड़ा भाई है, या थोड़ा सा तुम नहीं दे सकते, तुम बड़ी बहन हो। इस तरीके से बीच में मामला मतलब सुलझा दिया, दोनों पार्टी सेटिस्फाइड कि ठीक है, न्याय हो गया इस तरीके से। तो ऐसे यहाँ पे होता है। तो ये हमने देखे थे लीगल सिस्टम के दो ब्रांचेस, क्रिमिनल और सिविल लॉ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए मैंने रिवाइज कराया। फाइन, आ गया यार? आगे देखे। चलो, अब भाई ये तो हमने देख लिया कि कौन सा लॉ है, कौन सा सिस्टम है, क्या होता है। बट ये भी देखना जरूरी है ना कि क्या एक्सेस कर सकते हैं, जरा ये भी पता करें। In principle, all citizens of India can access the court in this country. अगर प्रिंसिपल जो सिद्धांत कहते हैं, क्या कहते हैं कि सारे सिटीजन, कोई भी हो, कोई भी सिटीजन जो है भारत का कोई भी नागरिक हो, क्या कर सकता है? भारत का कोई भी नागरिक कोर्ट में एक्सेस कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है।
ठीक है, गुड। इसका आंसर हमें मिला, हमसे पूछा था क्या क्वेश्चन है, डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट। तो अगर सिद्धांतों की बात करें, जो हमारा प्रिंसिपल कहता है वो तो कह रहा है, प्रिंसिपल यानी स्कूल का प्रिंसिपल नहीं, प्रधानाचार्य नहीं, हमारे कौन जो सिद्धांत, कुछ रूल्स, वो तो ये कहते हैं कि भाई हाँ, हर कोई, सारे सिटीजन कोई भी हो वो कोर्ट में एक्सेस कर सकते हैं। ओके, दिस implies that every citizen has a right to justice through the courts. इसका मतलब क्या है, जब सारे सिटीजन कोर्ट में जा सकते हैं तो इसका मतलब ये क्या बताना चाह रहा है, इसका मतलब ये इंप्लाइज कर रहा है, ये बताना चाह रहा है कि हर किसी को क्या जस्टिस का अधिकार है, हर किसी को न्याय का पूरा पूरा क्या है, अधिकार है। तो दिस इंप्लाइज दैट एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू जस्टिस थ्रू द कोर्ट्स। कोर्ट्स के थ्रू सबको जस्टिस मिलेगा। ये नहीं बोला जाएगा कि अमीरों को जस्टिस मिलेगा तो गरीबों को नहीं मिलेगा, आदमियों को जस्टिस मिलेगा तो औरतों को नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर कोई कोर्ट जा सकता है और हर किसी को जस्टिस भी मिलेगा, न्याय भी मिलेगा विद द हेल्प ऑफ कोर्ट। As you read earlier, the courts play a very significant role in protecting our fundamental rights. As you read earlier, भाई जैसे हमने पहले पढ़ा था, हमने पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है कि हमारे बेसिक या हमारे मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए, उनको संभालने के लिए कोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मेरा अधिकार छीना जा रहा है, मेरा फ्रीडम छीना जा रहा है, अगर मेरी जो है मेरे को समानता नहीं मिल रही है या मेरा रिलीजियस फ्रीडम मुझे नहीं मिल रहा है, तो आई कैन एक्सेस टू दी कोर्ट। मैं कोर्ट में जा सकती हूँ ना, और कोर्ट मुझे क्या देगा, न्याय देगा। कोर्ट मुझे क्या प्रोवाइड करेगा, जस्टिस देगा। तो यही कह रहे हैं कि जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि द कोर्ट्स, क्या पढ़ा था भाई, द कोर्ट्स प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग आवर फंडामेंटल राइट। हमारे जो मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कोर्ट है ना, अदालत है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण जो है रोल प्ले करती है। ओके, आया समझ में। If any citizen believes that their rights are being violated, then they can approach the court for justice to be done. अगर किसी भी सिटीजन को, किसी भी नागरिक को, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूं या कोई और हो, अगर उन्हें लग रहा है कि हमारे जो बेसिक अधिकार है, हमें जो अधिकार मिला हुआ है, जो राइट मिला है, उसको कोई तोड़ रहा है, उसका कोई खनन कर रहा है, हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है, जो कि हमें संविधान ने दिया है और सबको एक बराबर दिया है, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करी कि औरतों को दिया है तो आदमी को अधिकार नहीं दिया, सबको अधिकार दिया है, बच्चे बूढ़े सबको। अगर आपका राइट छीना जाता है तो देन व्हाट यू कैन डू, देन दे कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर जस्टिस टू बी डन। फिर क्या होगा, वो कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं जहां पर उन्हें न्याय मिलेगा। तो बेसिकली यहां से इतना देखकर कंक्लूजन इसका देखें तो ये कह रहे हैं कि हर कोई कोर्ट में जा सकता है, एक्सेस कर सकता है। क्यों करेगा, कोई भी कोर्ट में क्यों जाएगा, कोई भी कोर्ट में इसलिए जाता है ना कि अगर उन्हें लगता है कि जो हमारे अधिकारों का खनन हुआ है, वॉयलेशन हुआ है, ठीक है। ज़्यादातर यही होता है कि अगर लगता है हमारा राइट हमसे छीना गया है तो भाई हम कोर्ट जाएंगे, तो हर कोई कोर्ट जा सकता है और उसको उसके खिलाफ क्या मिलेगा भाई, पूरा न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। आया समझ में, इसीलिए कोर्ट होते हैं, ठीक है, हमारे राइट्स को संभालने के लिए, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। आया समझ में। तो इससे क्या लग रहा है, हर कोई कोर्ट जा सकता है। आया समझ में, आगे बढ़े, चल। While the courts are available for all, in reality, access to courts has always been difficult for a vast majority of the poor in India. वैसे तो अगर हम देखें, अगर हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने के लिए जो हमने देखा ना, इन प्रिंसिपल, यहाँ हमने पढ़ा था, ये जो टर्म था इन प्रिंसिपल, जो मैं कह रही थी ना, रूल्स और जो सिद्धांत बने हुए वो तो कहते हैं कि हर सिटीजन को, कोई भी देश के नागरिक को, हमारे भारत के कोई भी नागरिक को भाई कोर्ट में जाने का एक्सेस है, कोई भी कोर्ट में जा सकता है, अदालत में जा सकता है, ये प्रिंसिपल कह रहे हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि वाइल द कोर्ट्स, वैसे तो कोर्ट अवेलेबल सबके लिए, जैसे हम बोलते हैं ना कि स्कूल सबके लिए अवेलेबल है, स्कूल सबके लिए खुला हुआ है, बट बात ये आ जाती है कि जो अच्छे हैं, जिनके पास पैसा है, वो अफोर्ड कर पाते हैं, जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, वो बेचारे बच्चे नहीं पढ़ पाते, इलिटरेट रह जाते हैं। स्कूल तो सबके लिए अवेलेबल है, ऐसे ही कोर्ट सबके लिए अवेलेबल है।
वो बात और है कि काफी मेजॉरिटी ऑफ पीपल तो जा ही नहीं पाती है, रियलिटी में एक्सेस नहीं कर पाती है। तो रियलिटी की बात करें, अवेलेबल है, ठीक है, कोर्ट ने मना नहीं करा है, कोई भी आओ, गरीब से गरीब आदमी आओ, रिच से रिच आदमी आओ, मैंने मना नहीं किया है। बट बात यहां आ जाती है कि क्या वो खुद जा पा रहा है या नहीं। मतलब मुझे बोलेंगे, मैं तो बोलूंगी कि आइए आप मुझसे डाउट पूछिए, मुझ तक एक्सेस कीजिए, मुझसे जो भी क्वेश्चन है करिए, ठीक है। अब आप पूछ ही नहीं पा रहे हैं, आपके पास फोन नहीं है, आपने कहीं से सुना, आप एक्सेस नहीं कर पा रहे मुझ तक, तो मैंने मना नहीं किया है, बट आप ही नहीं पहुंच पा रहे, क्यों? प्रॉब्लम होगी ना, कुछ तो ऐसा होगा कि भाई ऐसा पहुंचना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ेगा, जो कि प्रोसीजर आप फॉलो नहीं कर पा रहे होंगे, आपको परेशानी हो रही होगी। ऐसे ही जो स्कूल का मैंने एग्जांपल दिया कि स्कूल वालों ने मना नहीं करा एडमिशन के लिए कि ठीक है पैसा लाओ एडमिशन करो, बट अगर वो पैसा ही नहीं दे पा रहा, वो इतना अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा, तो कहाँ से स्कूल भेजेगा बच्चे को। ऐसे ही अगर कोर्ट है, कोर्ट कह रहा है कि मेरी तरफ से किसी को मना ही नहीं है, आप आइए, अगर आपको जो आपके साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, तो आप आइए भाई, आपको हम न्याय देंगे। बट इन रियलिटी बात यहाँ फंस जाती, बात सिर्फ यहाँ आ जाती है कि इन रियलिटी एक्सेस टू कोर्ट हैज ऑलवेज बीन डिफिकल्ट फॉर अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पुअर इन इंडिया। मतलब अगर कोई गरीब है, जो ज्यादातर जो बेचारे गरीब लोग हैं, वो लोग तो कोर्ट में एक्सेस नहीं कर पाते, उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। बेसिकली रियलिटी की बात करें हम, अब रियलिटी की बात कर रहे हैं, ये बात नहीं कर रहे कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, कोर्ट में एक्सेस कर सकते, बट अगर जो है रियलिटी की बात करें, सच्चाई यही है कि जो भाई गरीब इंसान है, तो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पुअर पीपल तो एक्सेस कर ही नहीं पाते हैं कोर्ट में। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? एवरीथिंग इज क्लियर? ओके। Legal procedures involve a lot of money and paperwork as well as take up a lot time. क्यों नहीं पहुंच पा रहे भाई? ऐसी क्या दिक्कत है? जो पैसों वाले लोग पहुंच पा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग पहुंच पा रहे हैं, तो गरीब लोग क्यों नहीं पहुंच पा रहे? क्या ऐसा अलग है? अलग ये है, प्रॉब्लम ये है, बात सिर्फ यहाँ आ जाती है कि अगर आप भाई किसी पे केस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो लीगल प्रोसीजर भी होती है। अब लीगल प्रोसीजर में पैसे भी लगते हैं, अगर वकील वगैरह करना हो तो पैसे लगेंगे। मानो कोई गरीब है, उसके चोरी तो गरीब के यहाँ तो खैर क्या बोलेंगे, या उसको कह लीजिए भाई उसके घर में किसी को मार दिया, हाफ मर्डर हो गया, मर्डर कर दिया, है ना, कुछ भी कर दिया, वो बेचारा गरीब है, उसको न्याय तो चाहिए। बट अगर वो जा रहा है, वकील करेगा, पैसा, प्रोसीजर में पैसा, वक्त जाएगा, वो छोटा मोटा जो नौकरी भी करता होगा, मजदूरी करता होगा, काम करता होगा, वो छोड़ के उसको चक्कर काटने पड़ेंगे कोर्ट पे। एकदम से तो होता नहीं है, डेट्स पर डेट आती है और प्रोसीजर भी लगता है, जिसके लिए थोड़ा पढ़ा लिखा होना भी जरूरी है। समझ में तो आना चाहिए ना कि कहाँ हमसे साइन कराया जा रहा है, कौन से पेपर है, पता तो होना चाहिए। बट अगर बेचारा जिसके पास पैसा ही नहीं है प्रोसीजर को फॉलो करने का, जिसको पता ही नहीं है, कि पढ़ ही नहीं पा रहा है कि अगर मानो कुछ आया है, लिखा है, तो मैं कहाँ साइन करूं, और कुछ भी कोई समझा देगा तो मैं उसके बेसिस पे साइन कर दूं, बाद में पता चले तो कुछ और निकला, तो बेचारे का क्या। तो इसीलिए लीगल प्रोसीजर जो है वो इन्वॉल्व करती है बहुत सारा पैसा, इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ मनी, भाई बहुत सारा पैसा लगता है, पेपर वर्क भी बहुत लगता है, जिससे टाइम बहुत जाता है। अगर कोई गरीब इंसान है, वैसे ही पैसा अफोर्ड इतना नहीं है, ऊपर से पेपर वर्क, वो पढ़ा लिखा इतना होगा नहीं, वो क्या समझेगा, ऊपर से उसका वक्त भी कितना जाएगा। अब या तो भाई साइड से इनकम आ रही है तो वो इसी चीज़ में लगा रहे, या उसका कोई है जो इस चीज़ में लगा रहे, तो बात अलग है। बट एक कमाने खाने वाला गरीब जो जैसा भी छोटी मोटी साइड ज़रा सी नौकरी करके कमा रहा है, तो वो सारा टाइम अगर एनर्जी यहाँ दे देगा, यहाँ के पेपर वर्क के चक्करों में लगा रहेगा, यहाँ पे जो प्रोसीजर में पैसा लगाएगा, तो उसका घर कैसे चलेगा। तो इसी कारण तो कई बार सोचते हैं कि क्या जाना, रहने दो, नहीं चाहिए न्याय, हम ऐसे ही रह लेंगे। कई बार ऐसा भी होता है, ठीक है। तो क्यों जो है वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पुअर एक्सेस नहीं कर पाते, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो क्या रीजन है। हम तो एक तरफ कह रहे हैं एक्सेस कर पाते, भाई कोर्ट ने मना नहीं करा है, कोर्ट गरीबों को किसी को भी मना नहीं कर रही, आप हम तक मत आओ, वो कभी नहीं कहेगी। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि वो आएगा कैसे, उसके पास पैसा नहीं है, प्रोसीजर में वक्त जाएगा, पेपर वर्क में वर्क जाएगा। For a poor person who cannot read and whose family depends on a daily wage, the idea of going to court to get justice often seems remote. मतलब वही बात है जो मैंने अभी आपको समझाई कि अगर कोई गरीब इंसान है जो पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, क्या कह रहे हैं? For a poor
पर्सन हु कैन नॉट रीड, भाई जो लिटरेट नहीं है, जिसको पता ही नहीं पेपर वर्क क्या है, वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है, समझ ही नहीं पा रहा है। मानो अगर जल्दीबाजी में किसी ने बोला कि ये देखो ये साइन करो, ये पढ़ो क्या लिखा है, वो क्या पढ़ेगा, वो पढ़ा लिखा है ही नहीं। कितना बेचारे का वक्त जाएगा, किस किस के आगे जाएगा कि भाई सर आप साहब ये पढ़ के बता दो ये क्या है, भाई मेरा केस है। कौन किसके पास टाइम है, एक बार कोई पढ़ लेगा, बार बार कौन आएगा मदद करने, या उसके साथ कोई पढ़ा लिखा तो घूमेगा नहीं, है ना, सब अपने काम धंधे में लगे रहेंगे। तो फॉर अ पुअर पर्सन हु कैन नॉट रीड, भाई जो पढ़ नहीं पाता है, एंड हुज फैमिली, अब जिसकी फैमिली डेली वेज पे डिपेंड करती है, मतलब वो डेली काम पे जाएगा तो डेली के बेसिस पे जो तनख्वाह रहती है, जैसे होता है ना मजदूर कि आज काम पे गए आज तनख्वाह मिल गई, कल नहीं गए तो कल नहीं मिलेगी, फिर परसों गए तो परसों की उनको सैलरी बन गई। तो ऐसी जो डेली तनख्वाह के बेसिस पे वेज के बेसिस पे बेचारे जिनकी जीविका चलती है, तो उनका काम कैसे चलेगा, वो कोर्ट के ही चक्कर काटेंगे, तो यहाँ कमाएगा कौन, जिसकी परिवार उस पर डिपेंड करता है, तो कमाएगा कौन, ऊपर से बेचारा पढ़ा लिखा भी नहीं है। द आइडिया ऑफ गोइंग टू कोर्ट टू गेट जस्टिस ऑफन सीम्स रिमोट, मतलब अगर जो आइडिया है कि भाई अगर सोचेंगे भी कि अन्याय हुआ है कोर्ट तो जाना है, भाई जो बहुत ही विल पावर वाले लोग होते हैं, जो ये नहीं देखते कि कुछ भी हो जाए, तो वो जाते भी हैं। बट काफ़ी लोग तो हिम्मत टूट जाती है, इतने प्रोसीजर, पैसा अलग लगता रहता है, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत पैसा नहीं लग रहा है कि करोड़ों में, बट पैसा लग रहा है, उनके लिए तो वो भी अफोर्ड कर पाना मुश्किल है। पढ़ना है उनको, देखना पड़ेगा पेपर वर्क क्या है, समझना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद टाइम जा रहा है, एनर्जी जा रही है, डेली का जो आपके जॉब है आप वो नहीं कर पा रहे हो, जो वेज के बेसिस पे आप कमा रहे हो कि भाई आज की मजदूरी है, आज नहीं गए तो नहीं आएगी, तो भाई आज का खाना कैसे खाएगा आपका परिवार, तो वो सब भी सोचना है, परिवार भी पालना है, तो कोर्ट में एक्सेस करना मतलब लगभग नामुमकिन ही हो जाता है। आया समझ में? अब समझ में आया कि क्या हर कोई कोर्ट में एक्सेस कर सकता है, कोर्ट कभी मना नहीं करता कि आप आइए आप नहीं आइए, बट जो सकता है उस पर बात आ जाती है ना। तो कोई गरीब जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, जिसका ज़िंदगी ऐसी चल रही कि आज अगर वो काम पे गया तो तनख्वाह आएगी, नहीं गया तो फिर भूखा रहेगा, तो कैसे होगा? आप खुद ही सोचिए इस चीज़ को। आगे बढ़े, चल। In response to this, the Supreme Court in the early 1980s devised the mechanism of public interest litigation or PIL to increase access to justice. इसी के रिस्पॉन्स में जब ऐसा लगा, ये नोटिस किया गया कि भाई बहुत से लोग तो इसी कारण कोर्ट में नहीं जा पाते, क्यों? क्योंकि अफोर्ड नहीं कर पाते, या पढ़े लिखे नहीं होते, या बेचारे मजदूर लोग होते हैं जो रोज रोज थोड़ी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे। तो इन रिस्पॉन्स टू दिस, अब इसके बदले क्या करा जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट इन द अर्ली 1980s, भाई 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने एक मैकेनिज्म क्या निकाला, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और पीआईएल, जिसको क्या बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और पीआईएल, टू इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस, ताकि क्या हो भाई, लोग ज्यादा से ज्यादा न्याय के लिए एक्सेस कर पाए, कोर्ट जा पाए। तो ऐसा एक सिस्टम मैकेनिज्म निकाला जिसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल। कब निकाला? इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने अलग कलर से इसलिए जो है हाईलाइट करा है, चलो इसको भी ग्रीन से कर देती हूँ। 1980s में किसने निकाला? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट डिवाइज्ड मैकेनिज्म ठीक है, कब? 1980s में। क्या था वो था क्या वो मैकेनिज्म? वो था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको क्या बोलते हैं, अलग कलर से कर दूं, जिसको PIL भी कहा जाता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको PIL भी कहा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिवाइस करा एक ऐसा मैकेनिज्म कब? 1980s में, जिसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाता है। क्या है उसमें यह है कि ताकि इंक्रीज हो एक्सेस टू जस्टिस, ज्यादा से ज्यादा लोग जस्टिस को एक्सेस कर सके, इंक्रीज टू एक्सेस द जस्टिस, तो ये निकाला, ठीक है, जो लोग ज्यादा से ज्यादा भाई न्याय के लिए एक्सेस कर सके, न्याय के अधिकार के लिए जा सके, तो एक सिस्टम निकाला। कौन सा? PIL। किसने निकाला? सुप्रीम कोर्ट ने निकाला। सुप्रीम कोर्ट ने निकाला कौन सा मैकेनिज्म? 1980s में PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन
ऑर्गेनाइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट, ताकि इंक्रीज हो एक्सेस टू जस्टिस। क्योंकि हम देख रहे थे ना, लोग जा नहीं पा रहे थे, कोर्ट ने तो क्या करा है भाई, एक्सेस के लिए मना नहीं करा, बट जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जो जा नहीं पा रहे, तो ये सिस्टम निकाला। नाउ आगे है क्या ये, it allowed any individual or organization to file a PIL in the High Court or the Supreme Court on behalf of those whose rights were being violated। इसमें ये हो सकता है, जैसे मैं हूं, अगर मेरा जो है, मुझे लग रहा है कि मेरे यहाँ मेड है, कोई भी किसी के अधिकारों का मतलब खनन हुआ है, उसका अधिकार उससे छीना गया है, या उसको कोई परेशानी है, बट वो नहीं जा पा रही, वो बेचारी गरीब है, वो नहीं जा पा रही, वो काम पे आएगी, ये सब करेगी, तो उसके बदले मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कोर्ट में एक्सेस कर सकती हूँ। तो वही बात है, ये कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट अलाउ एनी इंडिविजुअल, चलो उसको अलग कलर से करते हैं, इट अलाउड एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, टू फाइल अ PIL in High Court or the Supreme Court on behalf of those whose rights were being violated। मतलब दूसरे के बिहाफ में जब कोई दूसरा क्या कर सकता है, जब वो फाइल कर सकता है क्या, PIL हाई कोर्ट, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो चाहे हाई कोर्ट में हो, तो उसी को यही बोल रहे हैं, यही है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। मतलब जैसे कि मैंने बताया ना कि अगर मैं परेशान हूं, मुझ पर कोई अत्याचार हो रहा है, मुझे कोई परेशानी है, मुझ पे कोई जुल्म हो रहा है, बट मैं नहीं जो है फाइल कर पा रही हूँ PIL, मतलब मैं कोर्ट में एक्सेस नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरे बदले कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई और इंडिविजुअल मेरे बदले क्या कर सकता है, PIL रजिस्टर कर सकता है, मतलब क्या कर सकता है, PIL दर्ज करा सकता है। आया समझ में, PIL को फाइल कर सकता है। PIL क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। 1980s में इसको सुप्रीम कोर्ट लेकर आई थी। अब आया समझ में आया कि नहीं आया। बेसिकली अगर इसको अच्छे से समझे तो सुप्रीम कोर्ट ने एक मैकेनिज्म ऐसा लाया, जब लगा कि भाई जो है बेचारे खुद एक्सेस नहीं कर पा रहे या अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनको समझ में नहीं आता है, तो दूसरा उनके बदले क्या कर सकता है, PIL फाइल कर सकता है। आया समझ में, ऐसा नहीं कि कोई पुअर के ही बदले, किसी के बदले। कई बार आपने देखा है ना, जैसे किसी वुमेन पर अत्याचार हो जाता है, उसके जो है इन लॉज को मार देते हैं, है ना, तो केस चलता रहता है, तो औरतों का ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, उसके बदले भाई वो करता है, वो प्रोटेस्ट करते हैं, वो जाके कोर्ट में अपील करते हैं, है ना, दर्ज वगैरह कराते हैं, भाई फाइल कराते हैं पिटीशन वगैरह कि भाई देखो ऐसा हुआ है, ये सब चीजें हुई है, तो दूसरे के बदले। आया समझ में, तो एक बार इसको रीड करो, ये क्या अलाउ करता है, इट अलाउड एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन भी, टू फाइल अ PIL, जो क्या फाइल करेगा, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करेगा, ठीक है, कहां पे, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ऑन द बिहाफ ऑफ दोज हुज राइट्स वर बीइंग वायलेटेड, जिसके भाई अधिकारों का खनन हुआ है। अब आया समझ में, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं, चलो। The legal process was greatly simplified and even a letter or telegram addressed to the Supreme Court or High Court be treated as a PIL। और क्या क्या हो सकता है जिसको भाई PIL माना जा सकता है, मतलब PIL के फॉर्म में क्या क्या चीजें हो सकती है, जैसे जाके PIL फाइल करा, और किन किन चीजों के थ्रू आप PIL फाइल कर सकते हो। तो जो लीगल प्रोसेस रहेगी वॉज ग्रेटली सिंप्लीफाइड। जो एक लीगल प्रोसेस थी ना, जिसमें बहुत टाइम लगता है, हमने देखा था ना कि प्रोसीजर ही इतना ज्यादा वो हो जाता है कि भाई इंसान तो वैसे हिम्मत हार जाता है कि समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करें, तो कुछ कहाँ जाना है, क्या करना है, किस पे साइन करना है, कौन सा फॉर्म भरना है, यही समझ में नहीं आ रहा है, तो हम केस क्या लड़ें। खास करके बेचारे जो गरीब हैं, जिनके पास वैसे ही वक्त नहीं है, जो बेचारे मजदूरी करते हैं या जो पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत है। तो लीगल सिस्टम को क्या करा गया, सिंपल करा गया, थोड़ा जो इसका काम है सिंप्लीफाई करा गया, इसको आसान बनाया गया। द लीगल जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, उसको सिंप्लीफाई किया गया। एंड इवन अ लेटर और टेलीग्राम एड्रेस टू द सुप्रीम कोर्ट, मतलब जैसे लेटर भेज दो या कोई टेलीग्राम सुप्रीम कोर्ट में भेज दो, तो उससे भी काम चल जाता था। और द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में भेज दो, कुड बी ट्रीटेड एज अ PIL। मतलब जैसे प्रोसीजर की भी ऐसी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना है, अगर मुझे ऐसा लग रहा है तो मैंने कोई लेटर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया भाई उनके नाम से कि देखो मेरा नाम है, मैं यहाँ रहती हूँ, ये मुझे दिक्कत है, परेशानी है, या तो मैं टेलीग्राम कर दूं या तो मैं कोई चिट्ठी वगैरह भेज दूं। कहाँ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, इससे भी काम बन जाएगा।
इससे भी काम बन जाएगा, ठीक है। तो द प्रोसेस मतलब प्रोसेस को इतना ज़्यादा सिंप्लीफाई किया गया कि आप क्या कर सकते हैं, आप लेटर और टेलीग्राम के थ्रू भी PIL को क्या कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। इसको भी क्या PIL माना जाएगा। आया समझ में, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं। ये वाला जो स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरी ही स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको दोबारा समझाऊंगी। क्या आप रेडी हैं दोबारा समझने को, क्योंकि समझना तो पड़ेगा, समझना पड़ेगा मतलब पड़ेगा। क्या आप रेडी हैं? अच्छा रेडी हैं तो फटाफट से लाइक का बटन दबा दो और कमेंट में बता दो कि यस मैम फिर से रिवीजन के लिए रेडी हैं, ठीक है। देखो हमने क्या देखा कि कोर्ट कभी मना नहीं करता किसी को भी एक्सेस से। कोर्ट ये नहीं कह रहा कि नहीं आप नहीं आ सकते, आप नहीं आ सकते, उनके लिए सबके दरवाजे खुले। बट अगर बात करें किसी गरीब इंसान की जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, जो जिसका काम ही ऐसा चल रहा है कि आज वो अगर काम करने नहीं गया तो उसकी तनख्वाह नहीं आएगी, तो आज की रोटी कैसे खाएगा वो, कैसे पॉसिबल है। अब जब भाई कोर्ट देख रहा है, गवर्नमेंट ये सब चीज़ें देख रही है, ये सारी चीज़ें नोटिस की जा रही है कि काफ़ी लोग तो कोर्ट में बेचारे एक्सेस नहीं कर पाते, अन्याय सहते जाते हैं कि इतनी प्रोसीजर, इतना पैसा, इतना टाइम, ना समझ में भी नहीं आता भाई इतने ज़्यादा प्रोसीजर चलता है तो क्या दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो इसीलिए क्या करा, सुप्रीम कोर्ट ने एक मैकेनिज्म डिवाइस करा। कौन सा मैकेनिज्म लाए, 1980s में लाए, अर्ली 1980s में लेकर आए, ठीक है। अर्ली 1980s में कौन सा, PIL। क्या है ये PIL? PIL का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसका फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसने अलाउ करा हुआ है किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को, कोई भी इंडिविजुअल हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर उन्हें लग रहा है कि अरे ये तो इस पे तो अत्याचार हो रहा है, ये तो परेशान हो रहा है, तो क्यों ना मैं इसके बदले फाइल करूं केस, तो वो PIL, मैं क्या करूं, इसके बदले PIL फाइल कर देता हूं उसके बिहाफ में। मतलब अगर मुझे पता चल रहा है कि मेरा कोई भी स्टूडेंट है वो परेशान है, आप में से कोई भी परेशान हो रहा है बट आप नहीं जा पा रहे, आप कुछ भी प्रोसीजर फॉलो नहीं कर पा रहे, आप कोर्ट में एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो आपके बदले मैं या मेरा ऑर्गेनाइजेशन भाई क्या करेगा, कोर्ट में एक्सेस करेगा। तो ऐसा कर सकता है, आया समझ में। या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, मैं हूं या कोई भी, जैसे होता है ना औरतों के साथ अत्याचार होता है, मैंने बताया वुमेन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, या किसी भाई विधवा महिला के साथ कुछ होगा तो विडो ऑर्गेनाइजेशन, या किसी बच्ची के साथ कुछ हुआ तो चाइल्ड वाला, तो ऑर्गेनाइजेशन भी आके उसके अगेंस्ट ये कर सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी इंडिविजुअल हो, PIL को फाइल कर सकता है, ठीक है, दूसरे के बदले। तो यही है PIL। अब क्या था भाई, प्रोसीजर भी कैसा था, थोड़ा टफ था, समझ में नहीं आता था, लंबा प्रोसीजर था, तो लीगल सिस्टम ने प्रोसीजर को, प्रोसेस को भी सिंपल कर दिया, अच्छा सिंपल कर दिया ताकि समझ में आए। और आसान तो ये कर दिया कि आप दूर से बैठे बैठे भी, घर से बैठे बैठे भी आपने कोई चिट्ठी भेज दी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के नाम, ठीक है, कि मैंने हाई कोर्ट में, मुझे लग रहा है मैंने चिट्ठी भेजी, मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है, ये है, ये दिक्कत होती है, मैंने चिट्ठी या टेलीग्राम भेज दिया, तो उससे भी काम बन जाता था, वो भी उसको भी क्या माना जाता था, PIL ही माना जाता था। तो कितना आसान कर दिया। आप कोर्ट में मत जाइए, आप प्रोसीजर, आप लीगल सिस्टम फॉलो मतलब नहीं भी कर रहे, तो आप क्या करिए, आप टेलीग्राम भेज दीजिए, आप क्या करिए, आप लेटर भेज दीजिए, तो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो आप भेज दीजिए, इसको भी PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ही माना जाएगा। तो चीजें बहुत ज्यादा आसान कर दी थी। अब समझ में आया कि दूसरे के बदले दूसरे ने दर्ज करा दी FIL मतलब PIL, चलो आसान कर दिया है ना। आप लेटर भेज सकते हैं, टेलीग्राम के थ्रू भी आप PIL को फाइल कर सकते हैं। तो ये आसान कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। In the early years, PIL was used to secure justice on a large number of issues such as rescuing bonded laborers from inhuman work conditions and securing the release of prisoners in Bihar who had been kept in jail even after their punishment term was completed. अब एग्जाम्पल के तौर पे समझे कि भाई ये PIL से कुछ फायदा हुआ है। अगर PIL जब गवर्नमेंट मतलब सुप्रीम कोर्ट लेकर आई थी 1980s में, तो उस वक्त कुछ इसका फायदा मिला। तो ये देखा गया कि PIL का क्या यूज करा गया। अगर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात करें तो इसने क्या करा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं कि भाई सिक्योर जस्टिस, जैसे लार्ज नंबर ऑफ लेबर, ऐसे बेचारे जो मजदूर होते हैं, ठीक है, जिनको ऐसी बेकार कंडीशन में भी, जो उनके मालिक हैं, कंपनी के मालिक हैं या कहेंगे
फैक्ट्री के मालिक है, ऐसे काम करा रहे हैं जहाँ कंडीशन भी अच्छी नहीं है, उनको अच्छे से रखा भी नहीं जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, और वो बेचारे पैसा कमाने के चक्कर में वो तो मजदूरी कर रहे हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, है ना, उनको ऐसा बंधुआ टाइप का मजदूर जैसा बना रखा है, तो उनको छुड़ाना, उनको छुटकारा दिलाने के लिए ऐसी PIL हुई। ठीक है। दूसरा, एक ये तब भी यूज हुई जैसे जो प्रिजनर होते हैं ना, अब जैसे जेल में कैदी है, ठीक है, जेल में कैदी है तो सजा तक तो ठीक है, उन्हें रहना पड़ेगा जेल में। अब जब उनकी सजा पूरी हो गई है तो फिर क्यों उन्हें जेल में रखा जा रहा है, तो ऐसे कैदियों को भी छुड़वाने के लिए PIL फाइल करी गई। क्या लिखा है, एंड सिक्योरिंग द रिलीज ऑफ प्रिजनर्स इन बिहार, मतलब बिहार में भाई जो कैदी थे उनको जेल से छुड़वाने के लिए कि भाई जब उनकी सजा कंप्लीट हो गई है, जब उनकी पनिशमेंट कंप्लीट हो गई है, उसके बावजूद भी उन्हें भाई जेल में रखा जा रहा है, तो उसके लिए भी PIL फाइल करी। आया समझ में? आगे पढ़े, चलो आया समझ में, मतलब PIL आया है तो उसका यूज क्या, तो ये हमने देखा कि इन चीजों में यूज हुआ। जैसे कोई बेचारा मजदूर थे तो उन लोगों को छुड़वाने के लिए जो उनको इनह्यूमन कंडीशंस में काम करना पड़ रहा था, हमने देखा कैदियों को छोड़ा नहीं जा रहा था तो कैदियों को छुड़वाने के लिए, तो इस तरीके से PIL का यूज किया गया, मतलब इनके लिए दूसरों ने किया होगा। आया समझ में? अब ये पूछ रहे हैं हमसे, डिड यू नो दैट द मिड डे मील दैट चिल्ड्रन नाउ रिसीव इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स इज बिकॉज ऑफ अ PIL। ये जो मिड डे मील की स्कीम पता है क्या? ये जो मिड डे मील की स्कीम है, सुना है, इसके बारे में पता है? मतलब गवर्नमेंट ने निकाली थी, गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या होगा भाई, मध्य मील में मतलब लंच उनको बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, बेचारे छोटे बच्चे हैं, छोटे स्कूल में करा था प्राइमरी लेवल के, उसमें कि बच्चे हैं जैसे जिनको भूख लगती होगी, जिसके कारण वो लंच करने घर चले जाते, फिर पढ़ने भी नहीं आते थे, तो कुछ बहाने इस बहाने से बच जाएंगे, या कुछ बच्चों का पढ़ने मन नहीं लगता था कि भाई भूखे रहते थे, है ना, तो ये सारी चीज़ें परेशानी जब देखी गई तो स्कूल में मिड डे मील का आयोजन किया गया, मतलब ये स्कीम रखी गई। तो ये जो मिड डे मील की स्कीम है, क्या आपको पता है ये भी PIL से ही आई है, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से ही आई है। ठीक है, तो मिड डे मील स्कीम किसके थ्रू आई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिड डे मील स्कीम बोल रही हूँ, स्कीम, मिड डे मील स्कीम आई है बिकॉज ऑफ PIL। मिड डे मील स्कीम किसके कारण आई है भाई, PIL के कारण आई है, जस्ट शॉर्ट फॉर्म में आपके लिए। ठीक है, See the photos on the right and read the text below to understand this scheme about। अब भाई हमें कुछ फोटोज देखनी है और उनके बारे में जो भाई टेक्स्ट में लिखा हुआ है वो हमें देखना है। देखें, चल ये फोटो 1 है, पहले तो उसे देखो। फोटो 2 है, ऐसे करके एक और फोटो है, फिर एक और फोटो है, देखते हैं। पहली फोटो ये देखिए आप, अब इसको पढ़ते हैं इसके बारे में क्या है। फोटो 1, in 2001 the drought in Rajasthan and Orissa meant that millions face an acute shortage of food। ड्रॉट मतलब अकाल पड़ जाना, सूखा पड़ जाना। भाई जब अकाल सूखा पड़ेगा, बारिश नहीं होगी तो पेड़ नहीं उगेंगे, फसलें नहीं होंगी, फसलें नहीं होगी तो अनाज कहाँ से आएगा, अनाज नहीं होगा तो खाने की अवेलेबिलिटी कैसे होगी, अनाज कैसे प्रोवाइड किया जाएगा स्टेट में, शहर में, लोग क्या खाएंगे, तो इसके कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, तो शॉर्टेज हो गया था फूड का। अकाल पड़ने के कारण भाई बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गया था, लगभग मिलियंस लोगों ने, मिलियन पीपल ने, कहाँ की बात है ये, राजस्थान और उड़ीसा, कहाँ की बात है, राजस्थान और उड़ीसा में देखा गया कि भाई कितना ज़्यादा शॉर्टेज आया फूड का, जिसके कारण आपने देख रहे हो कितना सूखा पड़ा है, बिल्कुल सूखा, बंजर। तो अगर ऐसे ही सूखा पड़ गया तो जिसके कारण बारिश नहीं हुई, तो बारिश नहीं होगी तो मैंने बताया ना, फसल नहीं होगी, अनाज कहाँ से आएगा, अनाज नहीं आएगा तो खाना कहाँ से आएगा, तो शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया था राजस्थान और उड़ीसा। ये पहली इमेज हमें बता रही है। सेकेंड क्या कह रही है, मीनवाइल द गवर्नमेंट गोडाउन्स वर फुल ऑफ ग्रेन, ऑफन दिस वॉज बीइंग ईटन अवे बाय रैट्स। बट ये चीज देखा गया, मीनवाइल द गवर्नमेंट गोडाउन, जो सरकारी गोडाउन थे, गोडाउन क्या होते हैं भाई, जहाँ पे मतलब बोलते हैं ना गोदाम, जहाँ पे खाना वगैरह मतलब जो अनाज वगैरह स्टोर करके रखा जाता है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि यहाँ सूखा पड़ गया, लोग भूख से मर गए, है ना, लोगों को भूखमरी हो गई इतनी ज्यादा। एक तरफ तो यहाँ बात हो रही है कि मीनवाइल जो सरकारी गोदाम है वो तो यहाँ भरे पड़े, इतने भरे पड़े कि चूहे खा रहे हैं उसमें से अनाज, इंसानों को तो नहीं मिल रहा, बट चूहे इतने भरे पड़े अनाजों में से, बढ़िया वो पेट भर रहे हैं। क्या बताना चाह रहे हैं इस बात से, आप क्या समझना चाह रहे हैं
इस बात से आपको क्या समझ में आ रहा है? तो मीनवाइल द गवर्नमेंट गोडाउन, जो सरकारी गोदाम है ना, जो सरकार से रिलेटेड है, उनमें खूब सारा अनाज भरा पड़ा है। यहां हम बात करें शॉर्टेज की, यहां पे फुल ऑफ ग्रेन। सी द डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेटमेंट्स। Often this was being eaten by the rat, बल्कि अक्सर तो इनको चूहे खा जाते थे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मिलियन ऑफ पीपल को भाई शॉर्टेज देखने को मिली फूड की। यहाँ पे फुल ऑफ ग्रेन है और फुल ऑफ ग्रेन है, और क्या करें भाई, चूहे खा रहे हैं बढ़िया से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फोटो 3। In this situation of hunger amidst plenty, an organization called the People's Union of Civil Liberties और PUCL filed a PIL in a Supreme Court। अब क्या हुआ इस सिचुएशन में, जो हंगर एडमिस प्लेंटी एन ऑर्गेनाइजेशन, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको क्या बोलते हैं, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, इंपॉर्टेंट है, पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज और PUCL, ठीक है, पीपल यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज, जिसका मतलब फुल फॉर्म है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कह रहे हैं हम, PUCL। उन्होंने क्या करा, उन्होंने PIL फाइल कर दी। अब इससे क्या समझ में आया, ये समझ में आया ना कि भले मेरे यहाँ कमी होगी खाने की, मेरे आस पड़ोस में कमी हो गई होगी, शहर में कमी हो गई होगी, बट हमने PIL फाइल नहीं करी, मतलब हमने कुछ ऐसा कोर्ट में हमने एक्सेस नहीं करा, बट हमारी तरफ से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा, PUCL, जस्ट एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, हमारी तरफ से मतलब जो जनता थी उस वक्त की, तो उनकी तरफ से, उनके बिहाफ में, जो हमने पढ़ा था ना PIL मतलब बिहाफ में, तो उनके बिहाफ में जो ऑर्गेनाइजेशन है PUCL, जिसका फुल फॉर्म है पब्लिक यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज, उन्होंने PIL जो है फाइल करी ऑन द बिहाफ ऑफ दीज पीपल। ये पीपल्स के लिए, इन पीपल के लिए, इन लोगों के लिए, दोज पीपल मतलब वो पीपल लोगों के लिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा था ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हम फाइल कर सकते हैं PIL, ठीक है। इट स्टेटेड दैट, अब उसमें क्या कहा गया, चलो ये तो हमने देखा कि दूसरे के बिहाफ में दूसरे ने PIL फाइल करी। अब समझ में आया एग्जाम्पल देख के, हमने देखा सबसे पहली फोटो में कि कैसे उड़ीसा में यहाँ पे क्या हुआ, कमी पड़ गई फूड की, भाई शॉर्टेज पड़ गया, अकाल पड़ गया, लोग भूख से मर रहे हैं, मतलब लोग भूखमरी सी हो गई। बट दूसरी फोटो में हम देख रहे हैं कि जो सरकारी गोदाम है, सरकारी जो गोडाउन है, वो तो भरे पड़े हैं, जिनमें चूहे खा रहे हैं अनाजों को। अब इनके बदले जब देखा गया कि भाई पब्लिक परेशान हुई, जनता परेशान हो रही है, तो जनता की तरफ से यह ऑर्गेनाइजेशन जो है PUCL, इन्होंने क्या करा, इन्होंने फाइल करी PIL। अब चलो फाइल कर दी, क्या हुआ आगे देखते हैं। It stated that the fundamental right to life guaranteed in Article 21 of the Constitution included the right to food। ये जो है इंपॉर्टेंट है। It stated that the fundamental, ये तो कलर वैसा सा लग रहा है, दूसरा कलर लेते हैं, रुको, कौन सा ले, चलो ये ले लेते। It stated that the fundamental right to life guaranteed in Article 21 of the Constitution included the right to food। मतलब जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 का मतलब देखो इंपॉर्टेंट है, यानी राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 का मतलब अलग कलर से लिख देती हूं, यानी राइट टू लाइफ। इस राइट टू लाइफ में और क्या इंक्लूडेड है, इस राइट टू लाइफ में एक और चीज इंक्लूडेड है, क्या, राइट टू मतलब अगर आपको आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन या आर्टिकल दे रहा है, किसने दिया ये, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान हमें दे रहा है, कौन दे रहा है, हमें ये संविधान प्रदान कर रहा है, ये वाला आर्टिकल संविधान में है। आर्टिकल 21 इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, जो आपको लग रहा है, जैसा लग रहा है वो कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो, चाहे यहाँ भी लिखा है बट मैंने जस्ट आपके शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया कि आर्टिकल 21 मतलब राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, जीने के अधिकार के अंदर खाने का अधिकार भी शामिल है, ये बता रहे हैं। सही बात है ना, जिएंगे कैसे, जब खाना पीना अच्छे से होगा तभी तो जिएंगे, खाएंगे पिएंगे नहीं तो जी कैसे पाएंगे, खाने पीने को ही नहीं मिलेगा तो शरीर कैसे चलेगा। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो आर्टिकल हमें गारंटी करता है, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, संविधान ने दिया है, आर्टिकल 21 जो कहता है कि राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, यानी राइट टू फूड भी वो इंक्लूड करता है, यानी खाने का अधिकार। The states excuse that it did not have adequate
funds was shown to be wrong because the godowns were overflowing with grains. अब जब इन्होंने जो पीयूसीएल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पब्लिक के बिहाफ में पीआईएल फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में, तो वो ये बता रहे हैं कि जो अधिकार है हमें आर्टिकल 21 देता है, तो यहाँ तो भाई सरकार कह रही है, जो स्टेट की सरकार कह रही है कि हमारे पास उतना अनाज ही नहीं था, जबकि हमने क्या देखा कि अनाज जो सरकारी गोदाम है वो तो भरे पड़े थे अनाजों से, बोरियां भरी पड़ी थी। देखा था ना इमेज में, ये इमेज अगर मैं फटाक से आपको दिखाऊं, यहाँ पे जो बोरियां आपको दिख रही हैं, बैग्स वगैरह भाई बढ़िया भरे पड़े हैं, इनको चूहे खा रहे हैं, ये अनाज को चूहे खा खा के पेट भर रहे हैं अपना, और इंसानों के लिए आप बोल रहे हैं शॉर्टेज है, तो क्या है, यानी आप तो झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि बढ़िया अनाजों से बहा जा रहा है, बिल्कुल ओवरफ्लो हो रहा है, इतना हो रहा है कि चूहे खा रहे हैं बैठ के। और यहाँ पे स्टेट क्या कह रहा है, स्टेट क्या एक्सक्यूज दे रहा है, ये बता रहे हैं, द स्टेट्स एक्सक्यूज दैट इट डिड नॉट हैव एडिक्वेट फंड वाज शोन टू बी रॉन्ग बिकॉज द गोडाउन्स वर ओवरफ्लोइंग विद द ग्रेन। मतलब स्टेट कह रहा है कि हमारे पास तो भाई उतना फंड ही नहीं था, तो हम कैसे अनाज की पूर्ति कराते, कैसे हम अनाज भाई शहर में लाते ताकि लोगों को खाना मिले, जबकि हमने देखा सरकारी गोदाम तो भरे पड़े थे अनाज से। The Supreme Court ruled that the state had a duty to provide food to all. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश निकाला, उन्होंने कहा कि भाई स्टेट है, आप सरकार है, आपका फर्ज बनता है कि भाई आपको जो है खाना फूड प्रोवाइड करे सबके लिए। क्या प्रोवाइड करे, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, The Supreme Court ruled that the state had a duty to provide food to all. मतलब स्टेट, राज्य की क्या ड्यूटी है, राज्य की क्या ड्यूटी बनती है कि भाई आप सबको खाना प्रोवाइड करिए ना, फूड सबको प्रोवाइड कराने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आप सरकार है शहर की, स्टेट की आप राज्य की सरकार है। आया समझ में। हमने क्या देखा, हमने देखा कि भाई पहले में इतनी कमी पड़ रही है, मतलब शॉर्टेज है, दूसरे में हमने देखा कि भाई फुल है, बिल्कुल अनाज वगैरह भरे पड़े हैं, चूहे खा रहे हैं, तीसरे में हमने यही देखा कि कैसे जो पीयूसीएल है, जो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने आम जनता के हक के लिए पीआईएल दर्ज करी, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार दिया है राइट टू लाइफ का, जिसमें राइट टू फूड भी आता है, इसमें ये कह रहे हैं कि जो सरकार हमें एक्सक्यूज दे रही कि हमारे पास तो फंड ही नहीं है अनाज के लिए, तो यहाँ तो भाई गोदाम तो भरे पड़े हैं। तो वही सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि अब स्टेट से कि आपका ये फर्ज बनता है कि सबको खाने मुहैया कराओ, फूड सबको प्रोवाइड कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी स्टेट की है। ये कौन कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि कहाँ दायर करा था भाई फाइल, पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में करा था। आया समझ में, आया समझ में कि नहीं आया, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं। इस तरीके से देखो लोग बैठ जाते हैं ना बेचारे, धरने पे परेशान हो जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो मैंने अलग अलग कलर से समझाया, येलो है, पिंक, ग्रीन वगैरह, ठीक है, अलग अलग कलर से, इसलिए थोड़ा अच्छा भी लगता है और हाईलाइट भी होता है कि ये पॉइंट यहाँ से आता है, ये पॉइंट यहाँ से आता है, और ये देखा आपने, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वैसे यहाँ लिखा है बट मैंने यहाँ लिख दिया, चाहो तो पूरा स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो अगर अभी तक नहीं लिया। आगे बढ़े, चल फोटो 4। अब ये जो फोटो 4 है, ये क्या कह रही है, It therefore directed the government to provide more employment, to provide food at cheaper prices through the government ration shops and to provide midday meals to children। ये जो हमने देखा था ना यहाँ पे, ये देखो, ये कह रहे हैं ना कि जो मिड डे मील स्कीम आई थी, किसके कारण आई थी, ये पीआईएल के कारण ही आई थी। तो अब जाके समझ में आया आपको कि कैसे क्या आई, ये जो रीड कर रहे हैं अभी हम, ये जो हम रीड कर रहे हैं कि इट देयरफॉर डायरेक्टेड, अब क्या हो रहा, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, गवर्नमेंट को भाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, कोर्ट के आदेश सबको मानने पड़ते हैं, हमने देखा था, क्योंकि कोर्ट किसी से डरता नहीं है, ना किसी से भाई किसी से बात दे कि किसी के बारे में सोचना पड़ेगा कि भाई मैं स्टेट गवर्नमेंट के बारे में तो कुछ फैसला नहीं रह सकता, वो तो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में कुछ नहीं कर सकता, वो तो गवर्नमेंट है भाई, नेता लोग क्या करेंगे, कोई मतलब नहीं है, आदेश जारी कर दिए, मानना तो पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है, तो अब क्या हुआ, जो गवर्नमेंट है वो क्या करेंगी, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे, नौकरियां प्रोवाइड करे और खाना प्रोवाइड करे कम से कम प्राइस में, मतलब राशन, अनाज कम से कम प्राइस में प्रोवाइड करें थ्रू द गवर्नमेंट राशन शॉप। जो गवर्नमेंट की राशन शॉप रहेगी, जो सरकार द्वारा बनाई हुई राशन शॉप रहेगी, उनके थ्रू कम से कम दामों में भाई जो है अनाज मुहैया कराएं, अनाज प्रोवाइड कराएं। एंड ये जो है ना मिड डे मील का, एंड टू प्रोवाइड मिड डे मील टू चिल्ड्रन, और क्या प्रोवाइड करें, मिड डे मील प्रोवाइड करें चिल्ड्रन को, भाई जो बेचारे बच्चे, ताकि दिन में जो है लंच उनका स्कूल में हो जाए। आया समझ में। It also appointed
टू फूड कमिश्नर्स टू रिपोर्ट ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम। अब क्या हुआ भाई, ये भी देखा गया कि दो जो फूड कमिश्नर है उनको भी इस चीज़ को देख रेख के लिए लगाया गया, सुपरवाइज करने के लिए कि ये जो भाई कानून, ये जो ऑर्डर किसने दिए, सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, क्या सरकार मान रही है या नहीं मान रही। तो इन पे नजर रखने के लिए दो फूड कमिश्नर को भी अपॉइंट किया गया। इट ऑल्सो अपॉइंटेड 2 फूड कमिश्नर्स टू रिपोर्ट ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम। आया समझ में? इससे क्या बता रहे हैं कि भाई दूसरे ने दूसरे के लिए पीआईएल फाइल करी, जिससे न्याय मिला। न्याय से ये देखा गया कि अब एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, ये राज्य सरकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, उनको क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है, भाई खाना प्रोवाइड करना है, अनाज प्रोवाइड करना है सस्ते से सस्ते दामों में और गवर्नमेंट राशन शॉप्स के थ्रू। फिर मिड डे मील भी होनी चाहिए, और ये काम हो रहा है नहीं हो रहा, सरकार फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही। तो 2 फूड कमिश्नर को भी रखा गया इन पे नजर रखने के लिए कि ये स्कीम जो है इसको फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, या ढीठ की तरह बस सुना एक कान से दूसरे कान से निकाल लिया। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं? बहुत अच्छे समझाया मैंने, आई होप आपको समझ में आ गया। कमेंट में बताओ कि यस मैम, ये पीआईएल की इंपॉर्टेंस, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की इंपॉर्टेंस इस फोटो के एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ में आ गई है। ठीक है, कमेंट करके बता दो, फटाफट से लाइक कर दो। ठीक है, चलो। फॉर द कॉमन पर्सन एक्सेस टू कोर्ट्स, एक्सेस टू जस्टिस। अगर एक आम इंसान की बात करें तो क्या बात आती है, अगर वो भाई कोर्ट में जा पा रहा है यानी उसको न्याय भी मिल पा रहा है, न्याय की तरफ एक्सेस, मतलब अगर वो एक्सेस कर पा रहा है कोर्ट में यानी वो एक्सेस कर पा रहा है जस्टिस के लिए यानी न्याय के लिए। The courts exercise a crucial role in interpreting the fundamental rights of citizens, and as you saw in the above case, the court interpreted Article 21 of the Constitution on the right to life to include the right to food. ये जो कोर्ट है ये क्या काम करती है भाई, लॉ को इंटरप्रेट करने का, समझाने का, बताने का कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो कोर्ट क्या करती है, द कोर्ट एक्सरसाइज a crucial role in interpreting the fundamental rights of citizen, मतलब जो सिटीजन है, जो जनता है, उनके कौन से मौलिक अधिकार है, क्या है, उसको समझाने का काम कौन करती है, कोर्ट। जैसे एज यू सॉ इन द अबव केस, ये जो इस केस में हमने देखा, कौन सा देखा हमने, में किसके बारे में देखा, द कोर्ट इंटरप्रेटेड आर्टिकल 21। भाई कोर्ट ने आर्टिकल 21 बताया ना, आर्टिकल 21 क्या कहता है, जो हमें किसने दिया है, आर्टिकल 21 हमें किसने दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है हमारे लिए। क्या कहता है आर्टिकल 21? आर्टिकल 21 का मतलब होता है जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, जिसके अंदर क्या आता है, राइट टू फूड, खाने का अधिकार, जिसके अंदर राइट टू लाइफ आता है, जिसके अंदर राइट टू लाइफ आता है। आर्टिकल 21 के अंदर क्या आता है, राइट टू लाइफ आता है, और क्या आता है एक और चीज, राइट टू फूड भी आता है। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं? They therefore ordered the state to take certain steps to provide food for all, including the mid-day meal scheme. इसीलिए उन्होंने भाई जिस तरीके से इंटरप्रेट करा, समझाया कि भाई ये करना चाहिए, सबका अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है, जीने के अधिकार में खाने का अधिकार भी शामिल है। तो जब ये सब शामिल ही है, हमारा संविधान कह रहा है, तो मानिए फिर इस बात को, फिर तो सरकार को ये बात माननी पड़ेगी। तो इसीलिए उन्होंने ऑर्डर करा किसको, स्टेट को, कि भाई आप कुछ ऐसी स्टेप्स लीजिए, इस तरीके का काम कीजिए ताकि सबको क्या मिले भाई, सबको खाना मिले, और मिड डे मील की स्कीम क्या करी, जो इसके अंतर्गत इंक्लूडेड है। आया समझ में? आया समझ में कि नहीं आया? ये जो जस्ट इमेज आपके रेफरेंस के लिए, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, हमने समझा कि जो कोर्ट है, जो अदालत है, वो क्या करती है, इंटरप्रेट करती है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे अधिकार के लिए कानून बनाए रहते हैं, उसको समझाने का काम कौन करती है, कोर्ट करती है। जब कोर्ट कह रही कि भाई संविधान कह रहा है कि ऐसा करना चाहिए, तो आप गवर्नमेंट है, आप ऐसा करिए, तो भाई मिड डे मील स्कीम भी आप उसमें इंक्लूड करिए। आया समझ में? क्यों भाई, राइट टू लाइफ है यानी राइट टू फूड भी उसी में है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? आगे बढ़े, चल। However, there are also court judgments that people believe work against the best interest of the common person. अब कुछ ऐसे जजमेंट भी होते हैं, there are also, क्या बता रहे हैं भाई, ये बता रहे हैं कि कई बार कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो लगता है कि कॉमन पीपल को
मतलब उनको ऐसा लगता है कि कुछ, वैसे तो न्याय देने का काम करती कौन, सरकार, मतलब जो कोर्ट है वो भाई न्याय करती है सबके साथ, बट कभी कभार कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो नाखुश रहते हैं पब्लिक, उनको लगता है कि नहीं ये गलत हो रहा है, ये जो फैसला कोर्ट ने लिया है वो सही नहीं है। तो हाउ एवर देयर आर ऑल्सो कोर्ट जजमेंट दैट पीपल बिलीव वर्क अगेंस्ट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन पर्सन। मतलब कई बार कुछ फैसले ऐसे होते हैं कोर्ट के जो उन्हें लगता है कि आम इंसान के लिए उनके अगेंस्ट ये फैसले सरकार ने, मतलब सॉरी कोर्ट ने लिए हुए हैं। आया समझ में? मतलब हम तो ये देख रहे हैं कि सही काम कर रही है, बट कुछ फैसले, कई फैसले ऐसे होते हैं जो ऐसा लगता है कि जो आम जनता के अगेंस्ट ले लिए गए हैं, जो कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए। अब कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक्टिविस्ट हु वर्क ऑन इश्यूज कंसर्निंग द राइट टू शेल्टर एंड हाउसिंग फॉर द पुअर बिलीव दैट द रीसेंट जजमेंट्स ऑन एविक्शन आर अ फार क्राई फ्रॉम अर्लियर जजमेंट्स। अब ऐसा ही मान रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है ना, जैसे बेचारे जो झुग्गी झोपड़ी बना के रहते हैं, स्लम एरिया वाले लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं, कोई भी जैसे उन्हें लगता है खाली से जगह है, जैसे किसी का भाई किसी बिल्डर का प्लॉट होगा, बड़ा सा एरिया होगा जहाँ उसे कुछ बनाना होगा, होटल बनाना होगा, मतलब कॉलोनी बनानी होगी, जो भी बनाना होगा, तो कई बार जैसे वो बेचारे वहाँ रहते हैं, कहाँ रहेंगे बेचारे, रहने लग जाते हैं, या कहीं ऐसी जगह रहते हैं जो ऐसी प्लेस पे रहते हैं जहाँ नहीं उनको रहना चाहिए, गवर्नमेंट प्लेस है, जो भी जगह, वहाँ वो झुग्गी वगैरह बना के रहने लग जाते हैं। अब क्या कर रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि कई बार जो ऐसे एक्टिविस्ट होते हैं ना, जो बेचारे गरीबों के लिए काम करते हैं, जो गरीबों के लिए के साथ के लिए बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं ना, लगता है कि नहीं गरीब है, हम इनके हक के लिए बोलेंगे, कुछ बोल रहे हैं ना एक्टिविस्ट, जैसे कुछ औरतों पे अत्याचार होते हैं तो उनके लिए जो एक्टिविस्ट रहते हैं, औरतों की तरफ से जो बोलते हैं, तो ऐसे इनके बिहाफ में जो लोग बोलते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ये सरकार जो झुग्गी झोपड़ियाँ हटवाती है, इनको हटाने के जो ऑर्डर्स देती है ना, जो कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आते हैं, तो जो भी कोर्ट ये ऑर्डर देती है ये उन्हें सही नहीं लगते। क्यों? बेचारे कहाँ जाएंगे? तो वही बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे जो एक्टिविस्ट है वो ये बिलीव करते हैं, वो इस इशू में जो काम करते हैं कंसर्निंग द राइट टू शेल्टर, कि भाई सबको रहने का अधिकार है, तो राइट टू शेल्टर एंड हाउसिंग फॉर द पुअर बिलीव दैट द रिसेंट जजमेंट ऑन एविक्शन आर अ फार क्राई फ्रॉम अर्लियर जजमेंट। मतलब ये जो इनको हटाना, की झोपड़ी हटवानी है, ये हटवाना है, जो भी ऑर्डर कोर्ट देती है ना, तो ये सही नहीं है, क्योंकि उनको भी रहने का अधिकार है, राइट टू शेल्टर और हाउसिंग का है, बट अगर कोर्ट के ऑर्डर हैं तो वही मानना पड़ेगा। तो जिसको ये गलत मानते कि ये अत्याचार हो रहा है, ये सही नहीं है, आम इंसान के खिलाफ हो रहा है ये काम, वो वहां रह रहे हैं, उनको क्यों हटवा रहे हैं, इस तरीके से। While recent judgments tend to view the slum dweller as an encroacher in the city, earlier judgment like the 1985 Olga Teles versus Bombay Municipal Corporation had tried to protect the livelihoods of some स्लम ड्वेलर्स। अब कुछ ऐसा जजमेंट, ऐसा एग्जाम्पल लेकर यहाँ पे मतलब बताया गया है कि जैसे बोलो ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे इनके साथ होते हैं, जैसे मैं हूँ, मुझे लग रहा है अरे बेचारे रह रहे हैं, कोर्ट ने क्यों ऑर्डर दिए, क्यों इनको हटवाया जा रहा है, ये कहाँ यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे बेचारे, सड़क पे आ जाएंगे वो तो अगर इनके लिए मैं बोल रही हूँ, बट ऑर्डर तो कोर्ट के, और कोर्ट के ऑर्डर तो सबको मानने पड़ते हैं, तो ये भी दिक्कत है। तो ऐसे ही वाइल द रीसेंट जजमेंट टेंड टू व्यू द स्लम ड्वेलर्स, भाई जो झुग्गियों वगैरह झोपड़ी में रहते हैं, उनको क्या माना जा रहा है, भाई वो सिटी में इंक्रोच कर रहे हैं, मतलब सिटी में जबरदस्ती घुस रहे हैं। जैसे जगह जगह आपको अगर कोई अच्छा सा प्लॉट है, किसी बिल्डर का प्लॉट है, तो वहाँ पे भाई झुग्गी बना के रह रहे हैं, या अच्छी सी कहीं बिल्डिंग है तो उसके आसपास, कॉलोनी के आसपास छोटी छोटी जगह है तो वहाँ पे झुग्गी बना ली, तो इंक्रोचमेंट मतलब जबरदस्ती जो घुस रहे हैं। तो अर्लियर जजमेंट, जो कौन सा जजमेंट था, जैसे 1985 का एक जजमेंट था, ओल्गा टेलीज वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो किसके बीच में था, ओल्गा टेलीज वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, भाई जो म्युनिसिपल नगर निगम वाले नहीं हटवा देते इस तरीके से, तो वो कॉर्पोरेशन के बीच में था। हैड ट्राइड टू प्रोटेक्ट द लाइवलीहुड ऑफ स्लम ड्वेलर्स। इसमें क्या था कि भाई कैसे जो बेचारे जो स्लम ड्वेलर्स है, जो बेचारे झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनके बेसिक उनके अधिकारों को बचाने के लिए। तो ये एक केस है, इसको देख के समझते हैं। स्टार्ट करें। देखें हमने क्या देखा कि वैसे तो कोर्ट अच्छा काम करती है, सबके हक के लिए काम करती है, बट कुछ फैसले कोर्ट के ऐसे होते हैं जो कॉमन पर्सन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट होते हैं, बट क्या करें, कोर्ट के आदेश है। ठीक है, देखते हैं। Find out about the Street Vendors Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending Act 2014। भाई कौन सा एक्ट है, इंपॉर्टेंट है ये देखो, प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014। फाइंड आउट अबाउट द स्ट्रीट वेंडर्स, भाई स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में। अब ये क्या है, द जजमेंट ऑफ द ओल्गा टेलीज वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन established the right to livelihood as a part of the right to life। मतलब ये जो एक केस हुआ था, इसके अकॉर्डिंग ये माना जा रहा है
The judgment of Olga Telgis versus Bombay Municipal Corporation established the right to livelihood. मतलब ये जो right to livelihood है ना, ये भी right to life में included है. ये जो right to livelihood है, ये भी right to life में included है. मतलब हमने क्या देखा था, आर्टिकल 21 क्या कहता है, क्या दे रहा है हमें, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार दे रहा है कि नहीं दे रहा. इसके अंदर हमने एक और देखा था ना, राइट टू फूड भी देखा था कि नहीं देखा था. अभी जब हम PIL पढ़ रहे थे तो हमने राइट टू फूड भी इसी के अंदर देखा था. ये राइट टू फूड है ना, ये भी आ गया. अब एक और है जो कह रहे हैं कि इस जब ये केस हुआ इसके थ्रू एक और चीज इसमें जोड़ी गई कि राइट टू लाइफ में भाई राइट टू लाइवलीहुड यानी जीने का अधिकार भी इसमें, मतलब जो लाइवलीहुड जीविका का अधिकार भी इसमें, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू लाइवलीहुड भी इसमें इंक्लूडेड है. ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं, द फॉलोइंग एक्सर्ट्स फ्रॉम द जजमेंट पॉइंट टू द वेज इन विच द जज लिंक द इशू ऑफ द राइट टू लाइफ टू दैट ऑफ लाइवलीहुड. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको देख के समझते हैं. The sweep of the right to life conferred by Article 21 is wide and far-reaching. Life means something more than mere animal existence. मतलब ये कोर्ट ये जो समझा रही, हमने क्या देखा था, कोर्ट क्या करती है, इंटरप्रेट करती है, समझाती है ना. कोर्ट क्या करती है भाई, समझाती है, राइट्स को समझाने का काम करती है. तो ये समझा रही है कि ये जो स्वीप है, द स्वीप ऑफ द राइट टू लाइफ conferred बाय आर्टिकल 21, जो समझाया गया आर्टिकल 21 में, इज वाइड फार रीचिंग. मतलब जो हम सोचते हैं ना सिर्फ लाइफ से जो समझते हैं कि भाई जी रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर है. मतलब हम बोल रहे हैं राइट टू लाइफ यानी जीने का अधिकार, नहीं, इससे कहीं बढ़कर इसका असली मतलब है. तो वो समझा रहे हैं कि लाइफ मीन्स समथिंग मोर देन मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस. मतलब लाइफ सिर्फ यही नहीं है कि जो इंसान है, जो जानवर है, बस जी रहा है, तो यही है लाइफ के अंदर. नहीं, it does not mean merely that life cannot be extinguished or taken away as, for example, by the imposition and execution of the death sentence, except according to procedure established by law. That is but one aspect of the right to life. An equally important facet of that right is the right to livelihood, because no person can live without the means of living, that is the means of livelihood. ये बता रहे हैं बेसिकली कि राइट टू लाइफ में सिर्फ यही नहीं है कि भाई जी रहे हैं, मतलब जीते हुए दिख रहे हैं, सांस लेते हुए दिख रहे हैं, तो यही, इसका और भी मतलब है. तो इट डज नॉट merely that life cannot be extinguished or taken away as, मतलब लाइफ को ऐसे ही नहीं कि कोई बर्बाद कर दे या कोई भी ले जा सकता है ना, ले सकता है हमसे हमारी जिंदगी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बाय द इम्पोजिशन एंड एक्सिक्यूशन ऑफ द डेथ सेंटेंस, जैसे किसी पे होता है ना फांसी वगैरह की सजा लगा दी जाती है ना, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. मतलब जैसे भाई या तो एक्सेप्ट क्या लिया जाएगा, या तो प्रोसीजर है भाई, कानून का प्रोसीजर है, कानून ने किसी को फांसी की सजा दी है, वो बात और है, बट किसी की जिंदगी ऐसे आसानी से नहीं ली जा सकती. भाई जिंदगी है, बहुत बड़ी बात है. दैट इज बट वन एस्पेक्ट ऑफ द राइट टू लाइफ. क्या है दूसरा जो कह रहे हैं कि भाई एक ये एस्पेक्ट क्या है राइट टू लाइफ का, एंड इक्वली इंपॉर्टेंट फैसेट ऑफ दैट राइट इज द राइट टू लाइवलीहुड. मतलब क्या है, ये राइट टू लाइवलीहुड यानी जीविका का भी अधिकार है. हम बोलते हैं ना कि जिंदगी जी रहे, ठीक है, जिंदगी भगवान ने दे दी. अब जिंदगी जीने के लिए हम क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं ताकि आगे चल के पैसा कमाएं. चलो हम नहीं भी पढ़ लिख पा रहे तो हम मजदूरी करते हैं, कुछ भी अदर काम करेंगे जिससे पैसा आएगा. क्यों कमा रहे हैं पैसा, जिंदगी जीने के लिए, घर चलाना है भाई, खाना खाना है, भूखे तो नहीं रहेंगे, पानी की जरूरत है, कपड़ों की जरूरत है, बेसिक नेसेसिटी को के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि घर, रोटी, कपड़ा, मकान बेसिकली, तो इसीलिए लाइवलीहुड के अंदर ही आ जाता है. तो ये सब भी बहुत ज़रूरी है. सिर्फ राइट टू लाइफ ये नहीं कि जी रहे हैं, जीने के लिए जीविका भी तो चलानी है. जी तो मैं भी रही हूँ, बट अगर जीविका चलाने के लिए कि मुझे खाना भी चाहिए भाई, मुझे कपड़े भी चाहिए, घर भी रहने को चाहिए, ऐसा थोड़ी कि मैं बस जी रही हूँ, मैं सड़क पे घूमती रहूँ. और जिंदगी जीने के लिए चीज़ें भी तो ऐड ऑन होनी चाहिए. तो ये कह रहे हैं कि इक्वली भाई लाइवलीहुड के लिए और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट, बिकॉज नो पर्सन कैन लिव विदाउट द मीन्स ऑफ लिविंग. भाई लिविंग मतलब जो चीज़ें हैं ज़िंदगी जीने की, खाना ज़रूरी है, ज़िंदगी जीने के लिए पानी ज़रूरी है, घर होना चाहिए भाई, चार भले घर अच्छा हो, जैसा भी हो, छत होनी चाहिए सर पे जहाँ हम रह सकते हैं, कपड़े होने चाहिए. तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. दैट इज़ द मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, जिसका मतलब क्या है, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड.
that the eviction of a person from a pavement or slum will inevitably lead to the deprivation of his means of livelihood is a proposition which does not have to be established in each individual case. In the present case, that fact constituting empirical evidence justify the conclusion that the petitioners live in slums and on pavement because they have small jobs to nurse in the city and for them there is nowhere else to live. अगर ये केस की जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पे जो फुटपाथों पे लोग रह रहे हैं, सड़क जो ऐसे बेचारे इन जगहों पे रह रहे हैं जहाँ पे उन्हें रहना नहीं चाहिए, जो उनकी जगह नहीं, बट वहाँ पे वो बोल रहे हैं ना गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मजबूरी है। मजबूरी क्या है? वो जो छोटा मोटा काम आसपास की जगहों पर कर रहे हैं, तो वहां से जो कमा के आ रहे हैं तो उनके पास ऐसी कोई जगह नहीं रहने को, इसीलिए वो मजबूरी में वहां रह रहे हैं। कह रहे हैं ना कि ये जो केस है दैट द एविक्शन ऑफ अ पर्सन, भाई पर्सन को ऐसे हटा देना फुटपाथ से, पेवमेंट से और स्लम विल इनएविटेबली लेड टू द डिप्राइवेशन ऑफ हिज मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। मतलब अगर कोई जो वहां रह रहा है, हम ये कह रहे हैं गैर कानूनी तरीके से, बट वो बेचारा मजबूरी में वहां रह रहा है क्योंकि कहीं और उसको जगह ही नहीं मिल रही, तो अगर उसको उस जगह से हटा देना, यानी जो उसकी जीविका चल रही है, जो उसका घर है, भले कपड़े का झोपड़ी बोरी जैसे भी बना रखा है, हम उसका घर छीन रहे हैं। ये समझ लो ना, हम उसका घर छीन रहे हैं, बस इतनी सी बात है। भले वो झुग्गी झोपड़ी बना के बेचारा गलत जगह पे रह रहा है जहाँ उसकी जगह नहीं है, अगर उसको हटवा देंगे, उनको एविक्ट करवा देंगे, तो यानी हम उसके जीने की यानी जीविका की चीज छीन रहे हैं, उसके सर से छत छीन रहे हैं, ठीक है, उसका घर छीन रहे हैं। इज अ proposition which does not have to be established in each individual case. In the present case, अगर इस present case की बात करें, in the present case, that fact constituting empirical evidence justify the conclusion that the petitioner live in the slum and on pavement because they have small jobs to nurse in city and for them there is nowhere else to live। यहाँ इस केस की बात करें तो इस केस में हम क्यों इतना ध्यान दे रहे हैं? एक तरफ तो हम कह रहे हैं कानून को मानना ज़रूरी है, अगर भाई यहाँ पे गैर कानूनी तरीके से लोग रह रहे हैं जो इनकी जगह नहीं है तो गलत है, बट इस केस पे ध्यान दिया जाए तो यहाँ इसलिए रह रहे हैं क्योंकि ये यहाँ से आसपास छोटी मोटी जो भी जॉब्स कर रहे हैं, जहाँ भी मेड का काम, जो भी काम कर रहे हैं, मजदूरी जो भी, वो इस चक्कर में वहाँ पे रह रहे हैं। कहाँ दूर जाएंगे? अब अगर उनको उनकी जगह से हटा दिया गया, यानी उनकी लाइवलीहुड उनसे छीनी जा रही है, तो यही कह रहे हैं कि मजबूरी है उनकी। क्यों? बिकॉज दे हैव स्मॉल जॉब्स टू नर्स इन द सिटी एंड फॉर देम देयर इज नोवेयर एल्स टू लिव। क्योंकि उनके पास भाई छोटी सी ऐसी छोटी मोटी बेचारी चोरी चकारी तो नहीं कर रहे ना, कम से कम किसी का मर्डर तो नहीं कर रहे, गलत काम तो नहीं कर रहे। अगर बेचारे छोटा मोटा जितना भी कमा पा रहे दिन का, तो उस हिसाब से वहीं पर ही रह पा रहे ना, कहाँ रहेंगे? और वो वही जगह अफोर्ड कर पा रहे हैं जहाँ पे बस कपड़ा डाला, पन्नी डाली, इस तरीके से प्लास्टिक, और झुग्गी झोपड़ी बना के बेचारे रह रहे हैं। क्यों? छोटा मोटा कमा पा रहे हैं और वहीं पे रह रहे हैं, तो इसलिए उनको कैसे हटाए? They choose a pavement or a slum in the vicinity of their place of work, and to lose the pavement or the slum is to lose the job. वो कह रहे हैं कि अगर हमने भाई इस जगह को, पेवमेंट को इसीलिए चुना है, हमारी मजबूरी है क्योंकि हम इसके आसपास ही नौकरी करने जाते हैं। अब भाई बाइक गाड़ी तो है नहीं कि दूर दूर जाएंगे, यहाँ अच्छी जगह कहीं बना ले हम, मतलब जहाँ भी बना ले और दूर दूर नौकरी करने जाए, इसलिए हमने इस एरिया में बनाया हुआ है। हमें ये पास पड़ रहा है, यहाँ से हम आसपास छुटपुट जो भी नौकरी करने जाते हैं, मजदूरी जो भी काम करने जाते हैं, तो हमारे लिए पास पड़ता है। अगर हम इनसे दूर जाएंगे, अगर हमें यहाँ से हटा दिया जाएगा, इसका मतलब हमें हमारी नौकरियां भी छोड़नी पड़ेगी। जो भी हम जॉब कर रहे हैं, छोटे मोटे काम, वो भी हमें छोड़ने पड़ेंगे, यानी फिर हम जिएंगे कैसे, हम रहेंगे कैसे, 2 वक्त की रोटी कैसे खाएंगे? तो वही कह रहे हैं, दे चूज अ पेवमेंट और अ स्लम। ये स्लम उन्होंने अपने आसपास में इसीलिए चुना है, दे चूज a pavement or a slum in the vicinity of their place of work, and to lose the pavement or the slum is to lose the job। अगर वो ये जगह छोड़ेंगे यानी वो अपनी नौकरियां छोड़ देंगे। The conclusion therefore is that the eviction of the petitioners will lead to the deprivation of their livelihood and consequently to the deprivation of the life। वो ये कह रहे हैं कि अगर मानो कंक्लूजन इस बात से ही निकलता है कि अगर इनको हटा दिया गया, अगर भाई इनको हटा दिया गया, तो इसका मतलब इनसे इनका जीने का अधिकार छीन रहे हैं, इनसे इनकी जिंदगी छीन रहे हैं। अगर इनसे इनकी जिंदगी छीन रहे हैं तो इसका मतलब इनकी लाइवलीहुड, जीविका छीन रहे हैं, तो इसका मतलब इनसे इनकी जिंदगी छीनी जा रही है। तो जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है वो ये है कि अगर इनको यहाँ से एविक्ट करा जाता है, हटाया जाता है, इनके झोपड़ियों को तोड़ दिया जाता है, ऐसे हटा दिया जाता है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? लेड टू द डिप्राइवेशन ऑफ देयर लाइवलीहुड। मतलब सीधे सीधे इनके पेट पर हम लात मार रहे हैं, इनकी जीविका को हम छीन रहे हैं। और अगर इनकी जीविका ही नहीं है, इनकी नौकरी नहीं है, ना इनका घर है, तो यानी हम इनसे इनकी जिंदगी छीन रहे हैं बेसिकली। तो कॉन्सिक्वेंटली टू द डिप्राइवेशन ऑफ लाइफ, यानी इनकी लाइफ पे खतरा है।
ये पूरा समझाना चाह रहे हैं। हमने देखा ना कि कुछ फैसले ऐसे करती है कोर्ट जो भाई ऐसा नहीं कि जानबूझ के कर रही है, वो आदेश है, वो मानने पड़ेंगे। बट जैसे हमने देखा कि जो बेचारे इस्लाम एरिया वाले लोग जो वैसे फुटपाथ वगैरह में ऐसे रहते हैं, तो वो गलत तरीके से, वो गैर कानूनी तरीका है। बट क्या करें, वो मजबूरी में इसलिए रह रहे हैं क्योंकि आसपास वो छोटी मोटी नौकरी करने जाते हैं, दूर कहाँ जाएंगे, गाड़ी घोड़ा तो है नहीं, गाड़ी घोड़ा ही होता है यानी तो पैसे वाले तो होते थोड़े बहुत, अब वो इतना भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, पैदल चल के जाते हैं, फिर परिवार भी पालना है। तो अगर इनकी झोपड़ियां हटवाना, तो झोपड़ियां हटवाना मतलब इनकी जीविका का अधिकार हटवाना, मतलब इनकी कमाई हट जाना, कमाई नहीं होगी तो खाएंगे क्या, पहनेंगे क्या, छत छिन जाएगी। तो यानी डायरेक्टली अगर इसका इम्पैक्ट देखें तो जिएंगे कैसे, इनकी राइट टू लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर इनसे जीने का मतलब इनसे इनकी जीविका ही छीनी जाएगी, यानी इनसे इनकी जिंदगी छीनी जा रही है। आया समझ में? तो इस केस में ये समझाया जा रहा है, ठीक है। मतलब अगर मैं हूं, मुझसे मेरी नौकरी, मतलब जस्ट मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, किसी से चलो, किसी से उसकी नौकरी छीन लो, किसी से उसका घर छीन लो, छोटा मोटा बेचारा गरीब है ना, 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पाएगा, कपड़े नहीं पहन पाएगा, छत नहीं रहेगी उसके सर पे, यानी फिर वो जिएगा कैसे? कुछ टाइम बाद तो मर ही जाएगा, डेथ हो जाएगी उसकी, भाई कैसे सरवाइव कर पाएगा? यानी अगर उससे उसकी लाइवलीहुड छीन रहे हैं, यानी उसकी लाइफ ही छीनी जा रही है। तो पूरा इसमें ही समझाया जा रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यानी राइट टू लाइफ में राइट टू लाइवलीहुड कैसे इंक्लूडेड है। आई होप अब आपको इस केस के थ्रू, जो है ना, ये केस कौन सा है, ये बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेज ये आपका ओल्गा तेलिस, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे राइट टू लाइवलीहुड, हमने पहले राइट टू फूड, राइट टू लाइफ में देख लिया। अब राइट टू लाइफ में जीने के अधिकार में जीविका का अधिकार मतलब लाइवलीहुड कैसे एडेड है, आप समझ में आया। अगर किसी से किसी की नौकरी छीन लो, किसी से घर छीन लो, है ना, बेचारा वो कुछ टाइम कुछ दिन तो जी लेगा, छत नहीं है सर पे, रहेगा कहाँ, ठीक है, कहाँ सर्वाइव करेगा, खाने पीने को नहीं है, नौकरी नहीं है, कमाएगा कैसे, खाएगा पिएगा क्या, कुछ टाइम बाद तो मर जाएगा। यानी जब वो अपनी लाइवलीहुड नहीं चला पा रहे, यानी सीधे सीधे उसकी मतलब उसकी डेथ हो जाएगी कुछ टाइम बाद, सर्वाइव नहीं कर पाएगा इस दुनिया में, कौन फ्री में खिलाएगा, कोई नहीं खिलाएगा। तो इसीलिए भाई इनकी अगर झुग्गी झोपड़ी हटवाएंगे तो यानी बेचारों की सीधे सीधे राइट टू लाइफ में इम्पैक्ट पड़ेगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आया ना? फटाफट से कमेंट करके बता दो और लाइक कर दो, फटाफट से कमेंट करिए और लाइक का बटन दबा दीजिए, ठीक है। आगे बढ़े, देख लिया ये, चलो। Another issue that affects the common person's access to justice is the inordinately long number of years that courts take to hear a case. अब ये भी होता है आपने मूवीज देखी होगी, सीरियस पे आपने सुना होगा कि कोर्ट में अब ये कोर्ट अगली तारीख तक के लिए मुलतवी की जाती है, डायलॉग आपने सुना होगा। अब ये कोर्ट का फैसला अगली तारीख को सुनाया जाएगा, अब ये कोर्ट की आगे की कार्रवाई अगली तारीख को की जाएगी, इस तारीख को की जाएगी, ये आपने सुना होगा। दैट मीन्स कई बार तो कुछ इश्यू ऐसे होते हैं कि कॉमन पीपल इसलिए भी कोर्ट को अवॉइड करते हैं न्याय लेने के लिए कि उनकी तारीख ही नहीं आती, उनका केस सुनने की तारीख ही नहीं आ पाती। तारीख आती है तो नई डेट कर करके केस आगे बढ़ता जाता है। ऐसे करते करते महीनों, पहले तो हफ्तों, फिर महीनों, फिर साल गुजर जाते। तो इस कारण से भी कई लोग तो बड़े डर जाते हैं कि कोर्ट के चक्कर कौन काटेगा। कुछ इस रीजन के कारण भी अनदर इशू दैट अफेक्ट the common person access to justice is the inordinately long number of years that courts take to hear a case. मतलब जो इतना लंबा टाइम लगा देती ना कोर्ट केस को सुनने में, केस की कार्रवाई करने में, जो लंबा वक्त बीत जाता है, तो यही सोच के तो आधा इंसान वही हिम्मत हार जाता है कि नहीं यार कौन कोर्ट में केस करे, चक्कर काटने पड़ेंगे, हिम्मत ही नहीं है इतनी। तो ऐसा होता है। ये आपने डायलॉग सुना होगा मूवीज में। The phrase justice delayed is justice denied is often used to characterize this extended time period that courts take. अगर ये जो वक्त लंबा इतना कोर्ट लेता है ना, अदालत जो इतना लंबा टाइम लेती है भाई फैसला सुनाने में, है ना, वो एक डायलॉग सुना होगा, तारीख पे तारीख। सही बात है, इतनी तारीखें मिलती है कि इंसान हिम्मत हार जाता है, इतना हिम्मत हार जाता है। अगर किसी ने कोशिश करी, वो वहाँ पे भाई केस लड़ रहा है, तो आधा तो वहाँ हिम्मत हार जाएगा। और कुछ लोग तो सोच के ही थक जाएंगे कि अरे यार अगर मानो ये केस फाइल करा तो हमें तो फिर टाइम देना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा, फिर अगर अभी नहीं सुने तो दूसरा वकील करो, फिर केस करो, फिर ये करो वो करो। तो यानी इसका मतलब ये कह रहे हैं कि अगर यही जो डिले कोर्ट करता है ना, तो इसके लिए एक टर्म, एक फ्रेज बनाया गया है। कौन सा? कि अगर जस्टिस डिले होता है, अगर न्याय करने में किसी भी प्रकार की देरी होती है, यानी आप न्याय नहीं कर रहे हो। न्याय में देरी मतलब आप न्याय ही नहीं कर रहे हो।
समझ में आया? भाई कोई आपसे उम्मीद कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि हमें न्याय मिलेगा, हमें हमारे हक की चीज मिलेगी, बट अगर उसमें डिले हो रहा है, बहुत ज्यादा देरी हो रही है, यानी आप मुकर रहे हो, आप डिनाई कर रहे हो, आपने मना कर दिया। इस तरीके से मतलब बताया गया एक फ्रेज कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जस्टिस जहां डिले हुआ, न्याय जहां पे डिले हो गया, लेट हो गया, यानी जस्टिस किया ही नहीं, यानी जस्टिस हो ही नहीं रहा। आई होप आपको इससे समझ में आया होगा, ठीक है, क्योंकि कोर्ट भाई लंबा टाइम लेता है, तारीख पे तारीख देता है, ठीक है। चल, The above photo shows the family members of some of the 43 Muslims of Hashimpura, Meerut, killed on 22nd May 1987। ये जो इमेज है यहाँ पे दिख रहा है, ये हाशिमपुरा की है, जहाँ पे क्या हुआ था, ये फैमिली मेंबर्स है, ठीक है, फैमिली मेंबर्स है जो 43 मुस्लिम हाशिमपुरा में, जिनको जो मर गए थे 22 मई 1987 की बात है। These families fought for justice for over 31 years। मतलब इस फैमिली ने लगभग 31 साल, 31 सालों तक अपने न्याय के लिए लड़ाई लड़ी थी। मतलब समझ रहे हो आप, 31 ईयर, आप मतलब पैदा हुए, शादी भी हो गई होगी, ये समझ लो 31 बहुत हो जाता है, 30 प्लस, तो 31 ईयर्स लग गए इनको भाई न्याय पाने में, जस्टिस पाने में। Due to long delay in the commencement of the trial, the Supreme Court in September 2002 transferred the case from the state of Uttar Pradesh to Delhi. 19 Provincial Armed Constabulary (PAC) men faced criminal prosecution for alleged murder and other offences. By 2007, only 3 prosecution witnesses had been examined. Finally, the Delhi High Court convicted the accused person on 31st October 2018. Photo was taken at Press Club, Lucknow, 24th May 2007। मतलब शुरू कब हुआ था केस? 1987 में मारा गया होगा। अब यहाँ पे फैसला कब मिल रहा है, ये देखो, अक्यूज कब ठहराया जा रहा है? 2018 में। मतलब वो तो मस्त अपनी जिंदगी जी रहा है, बेचारे तड़प रहे हैं हर एक एक दिन की अब न्याय मिलेगा, अब न्याय मिलेगा, करते करते 31 ईयर्स हो गए, 30 प्लस ईयर्स हो गए। तो ये फोटो ये शो कर रही है लेट होने का, जस्टिस जो डिले होता है ना, यानी जस्टिस डिनाई, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि भाई इसी लॉन्ग डिले के कारण, ड्यू टू लॉन्ग डिले इन द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल, भाई ट्रायल चलता रहा, लंबा लंबा भाई चलते रहे, प्रोसीजर चलते रहे, है ना, बात विवाद चलती रही, तारीख पे तारीख मिलती रही। सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा भाई, सितंबर 2002 में जो केस है उत्तर प्रदेश से दिल्ली में पहुंचा दिया, है ना, उत्तर प्रदेश के स्टेट से दिल्ली में पहुंचा दिया, वहां पे ट्रांसफर कर दिया, ठीक है भाई। 19 प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी पीएसी, पीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएसी प्रोविंशियल आर्म कॉन्स्टेबलरी, पीएसी का फुल फॉर्म होता है मेन फेस्ड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फॉर एलिग्ड मर्डर। मतलब यहाँ पे इनको जिम्मेदार ठहराया गया कि भाई इन्होंने गलत तरीके से क्या मर्डर करा है ना, मर्डर करा है, और अदर ऑफेंसेस, और भी इनमें कोई चार्जेस लगे, इल्जाम लगाए गए। बाय 2007 ओनली 3 प्रोसिक्यूशन विटनेसेस हैड बीन एग्जामिन्ड। अब 2007 तक लगभग सिर्फ तीन ही जो प्रोसिक्यूशन है उन्होंने विटनेस करा, मतलब उस चीज को एग्जामिन करा, समझा गया। फाइनली कब दिल्ली हाई कोर्ट ने जो अक्यूज पर्सन है उसको 31 अक्टूबर 2008 में कन्विक्ट, मतलब उसको ठहराया गया, पता चला कि भाई हाँ ये ऐसा है। कब? 2018 में। तो ये फोटो तब की ली गई है 2007 की, लखनऊ की। तो मतलब समझो कब, जो 1987 में इतने लोग मारे गए थे, तो कब से कब तक लग गया टाइम? 2018 तक। आप समझ रहे हैं, यानी इतना लंबा वक्त न्याय पाने में तो बहुत पेशेंस चाहिए, इंसान हिम्मत ही हार जाता है, हिम्मत हार जाता है, फिर वो सोचता है छोड़ो रहने दो, हमारी ज़िंदगी भी भाई उस चक्कर में बर्बाद हो रही है, हमारा भी टाइम वेस्ट हो रहा है, मेंटल पीस जाता है भाई, मेंटल पीस जाता है। अगर आप केस के चक्कर में, कोर्ट के चक्कर काटते रहोगे तो आपका मेंटल पीस भी जाता है, आपका पैसा भी जाएगा, प्रोसीजर में वक्त भी जाएगा, हर चीज़ चली जाती है, बर्बाद हो जाती है। आया समझ में? कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? नंबर ऑफ जजेस इन इंडिया, ये देखो बताया गया, एक जस्ट इन्फॉर्मेशन है, ये 19 दिसंबर 2022 तक की, कि कोर्ट कौन से? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसको सबऑर्डिनेट कोर्ट भी कहा जाता है। सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है? 34 है, और जो काम कर रही है अगर सुप्रीम कोर्ट का देखें, यानी 34 काम भी करी, मतलब 34 सैंक्शन है और 34 काम भी कर रही है। कौन सी? सुप्रीम कोर्ट। अभी वैकेंसीज कोई भी खाली नहीं है, 2002 के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन है। हाई कोर्ट कितने सैंक्शन, कोर्ट कितने? 1108 है, बट अभी वर्किंग जो है वो 775 है, यानी वैकेंसीज कितनी, खाली कितने?
333 कोर्ट्स अभी खाली है। डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट की बात की जाए तो 25,042 है भाई, जिसमें 99,019 मतलब 192 काम कर रहे हैं और 5,850 अभी वैकेंसी। आया समझ में? तो जस्ट ये कैसे कैसे क्या है, कितने हैं ना, हमने देखा ना, सुप्रीम कोर्ट रहता है, हाई कोर्ट रहता है और डिस्ट्रिक्ट, जिसको सबऑर्डिनेट कोर्ट भी कहा जाता है। However, in spite of this, there is no denying that the judiciary has played a crucial role in democratic India, serving as a check on the powers of the executive and the legislature, as well as in the protecting the fundamental rights of citizen. इतनी चीज डिस्कस या देखने के बाद भी हम ये कह सकते हैं, however, in spite of this, there is no denying, मतलब इतना सब कुछ देखने के बाद भी हम ये कह सकते हैं कि जुडिशरी एक क्रूशल रोल प्ले करती है डेमोक्रेटिक इंडिया में। मतलब भाई जो कोर्ट है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, न्यायपालिका हमारी जो कैसी कंट्री है, लोकतंत्र कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्या? जुडिशरी क्या करती है भाई? ये जो लेजिस्लेचर होते हैं और जो एग्जीक्यूटिव होते हैं इन पर नजर रखती है। नजर रखती मतलब रेगुलेट करती इनको, मतलब चेक्स ऑन करती कि अगर ये कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। अब हमने देखा था ना कि ऑर्गन होते हैं, गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन होते हैं, हमने क्या देखे थे, कितने होते हैं? 3 होते हैं। क्या क्या था? हमने देखा था लेजिस्लेचर होता है, यानी जो क्या करता है, कानून बनाता है। एग्जीक्यूटिव होता है जो एक्शन लेता है, इम्प्लीमेंट करता है लॉ को, कानून को एक्शन में लाने का काम करता है। और जुडिशरी क्या करता है? जो इंटरप्रेट करता है कानून को, लॉ को। ठीक है, तो जुडिशरी का इनसे कोई लेना देना नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट कुछ भी जुडिशरी का बाल भी बाका नहीं कर सकती, ना उन्हें गद्दी पे बिठा सकती, ना गद्दी से हटा सकती। इसलिए हमने देखा था ना, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, कोई भी जज को कोई धमकी नहीं दे सकता, उसकी मर्जी वो जो फैसला ले। गवर्नमेंट के अंडर वो काम करता ही नहीं है, उसको जो सही लगेगा वो करेगा। ठीक है, ना उसको आसानी से कोई जॉब पे रखता है, उसके लिए भी स्पेशल प्रोसीजर होती है, ना उसको उसकी जॉब से हटा सकता है। एक बार वो बैठ गया, बड़ी मुश्किल से उनको हटाया जाता है। इसलिए दैट मीन्स उनके पास पावर है। उनको पावर किसने दी? कॉन्स्टिट्यूशन ने दी कि आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। पता चले कोई नेता अभिनेता पैसों की दम से धौंस दिखा के जज को भाई खरीद ले कि आप हमारे लिए ही फैसला लो, हमारे लिए सुनो, तो ये गलत हो जाएगा ना। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको फ्री करके रखा है कि आपकी मर्जी, आप जो सही लगे उसके हिसाब से फैसला लो। तो सर्विंग एज अ चेक्स ऑन द पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव, भाई लेजिस्लेचर हो या एग्जीक्यूटिव हो, ढंग से काम कर रही है नहीं कर रही, तो उन पे भी ध्यान रखती है ताकि भाई जो बेसिक अधिकार है, सिटीजन के मौलिक अधिकार है, उनको प्रोटेक्ट कर सके। The member of the Constituent Assembly had quite correctly envisioned a system of courts with an independent judiciary as a key feature of our democracy। जैसे कि मैंने बताया ना आपको, जो टर्म था इंडिपेंडेंट जुडिशरी का, जो भाई फैसिलिटी जो लेकर आई है, जो टर्म लेकर आई है, कौन? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत ही अच्छी चीज है, जिसके कारण किसी से डरने की इनको जरूरत नहीं है। जो फैसला भाई जिसके अधिकार में सही लगता है वो जुडिशरी करेगी। कोई भी इनके काम में दखलंदाजी नहीं कर सकता, ना किसी से डरेंगे और कोई भी इनसे कुछ नहीं करवा सकता। जैसे होता है ना कि इनके ऊपर भाई नेता है, कुछ भी लग रहा है कि भाई आप हमारी सुनो, हमारे हिसाब से चलो, हमारी तो सरकार है, नहीं, कोई इनको फर्क नहीं पड़ता, सरकार से इनका लेना देना ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो फैसिलिटी हमें दी है हमारे मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए, जनता को भाई न्याय देने के लिए, इसीलिए न्यायाधीश रखे हुए, न्यायपालिका बनाई है। इसीलिए ज़रूरी है ना, अगर जो न्याय करेगा वो टेंशन फ्री रहेगा, मतलब उसको यहाँ से भी कोई कुछ नहीं कर सकता, वहाँ से भी उसको डर नहीं है, करो जिसको जो करना है, मैं तो अपने हिसाब से सही का साथ दूंगा। तो ये ज़रूरी है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लाए है इंडिपेंडेंट जुडिशरी की। आया समझ में? तो ये है भाई हमारा चैप्टर। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? चल ठीक है भाई, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। जरा आप ग्लॉसरी में जो इंपॉर्टेंट जो कुछ टर्म्स आए जरा उसको समझे। जैसे एक्विट एक टर्म आया था, This refers to the court declaring that a person is not guilty of the crime which she was tried for by the court। एक्विट का मतलब क्या होता है? हमने देखा था ना, सुधा गोयल वाला केस देखा था हमने, जिसमें भाई उसके ससुराल वालों ने उसको जला के मार दिया था दहेज के केस के कारण, हमने देखा था। फिर हमने देखा था इनको जो हाई कोर्ट में जब केस गया था तो इनको बाइज्जत बरी जैसा कर दिया था कि भाई अब आप पे कोई जो इल्जाम लगे वो बेबुनियाद है, साबित नहीं होते। तो इसी तरीके से वो एक्विट एक वर्ड पड़ा था। तो ये बोल रहे हैं, दिस रिफर्स टू द कोर्ट डिक्लेयरिंग दैट द पर्सन इज नॉट गिल्टी। इसका मतलब है कि भाई कोर्ट बता रही है कि पर्सन क्या है, गिल्टी नहीं है, गुनहगार नहीं है। जो क्राइम उस पर लगाया गया है उसको, मतलब उससे वो फ्री है, वो गुनहगार नहीं। तो इसका मतलब ये होता है बेसिकली। ठीक है, दिस रिफर्स टू द कोर्ट डिक्लेयरिंग दैट अ पर्सन इज नॉट गिल्टी, गुनहगार नहीं है, ऑफ द क्राइम विच ही शी वाज ट्राइड बाय द कोर्ट। जिसके नाम पे भाई उसको कोर्ट में ले जाया गया था ना कि भाई इसने मर्डर करा है या इसने चोरी करी, तो वो गुनहगार साबित नहीं हुआ है, भाई आप बिल्कुल निर्दोष है, दैट मीन्स एक्विट।
टू अपील, इसका मतलब क्या होता है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर दिस रिफर्स टू अ पिटिशन फाइल बिफोर अ हायर कोर्ट टू हियर अ केस दैट हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड बाय अ लोअर कोर्ट। अपील का मतलब ये होता है कि अगर इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में समझे कि दिस रिफर्स टू अ पिटिशन, भाई ऐसी डायरी फाइल करते है ना, बिफोर अ हायर कोर्ट, हायर कोर्ट से पहले इसको भाई वो फाइल करा जाता है, ठीक है, केस को, दैट हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड बाय लोअर कोर्ट, मतलब जो ऑलरेडी जिसको लोअर कोर्ट ने डिसाइड किया जाए करा गया है बट हायर कोर्ट में नहीं हुआ है, आया समझ में, तो उसको बोलते हैं अपील। तो एक पिटिशन फाइल है जिसमें हायर कोर्ट से पहले लोअर कोर्ट में जिसको ऑलरेडी कर चुके, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमने देखा था ना कि पहले लोअर कोर्ट में फैसला हुआ, फिर हायर कोर्ट में फैसला गया, उसके बाद कहाँ गया? सुप्रीम कोर्ट में। अपीलेट सिस्टम हमने देखा था, अपील करने का सिस्टम। अगर लोअर कोर्ट में लगता है कि हमें न्याय नहीं मिला है, हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ है, तो टेंशन मत लेना कि अरे यार अब तो यहाँ से तो हम हार गए केस, तो यानी अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं, अगर आपको भरोसा है, अगर आपको लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप जाइए हाई कोर्ट में जाइए। हाई कोर्ट से भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, आपको लग रहा है कि नहीं अभी भी हमें जो है हमें न्याय नहीं मिला है, तो आप किस में जाइए? सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं। तो ये अपील सिस्टम हमने देखा था ना, तो इसी की बात हो रही है। आया समझ में? आगे बढ़े, चलो। कंपनसेशन क्या होता है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर दिस रिफर्स टू मनी गिवन टू मेक अमेंड्स फॉर एन इंजरी और अ लॉस। अगर इसका मतलब हम समझे कि जैसे होता है ना, किसी को मतलब कोई बेचारे किसी को लग जाती है, इंजरी हो जाता है, किसी का नुकसान हो जाता है एक्सीडेंट वगैरह में, तो उसको बोलते हैं ना हम आपको कंपनसेशन देंगे, तो वही, ठीक है। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर दिस रिफर्स टू द मनी, पैसा जो गिवन टू मेक अमेंड्स फॉर एन इंजरी और अ लॉस, मतलब मेरी तरफ से अगर कोई इंजरी लॉस हुआ है तो मैं भाई उसके फैमिली वालों को कंपनसेशन पे करूंगी, ठीक है। एविक्शन का मतलब क्या होता है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर दिस रिफर्स टू द रिमूवल ऑफ पर्सन फ्रॉम लैंड होम्स दैट दे आर करेंटली लिविंग इन। मतलब जैसे कोई, हमने देखा था ना वो स्लम वाला केस देखा था कि बेचारे जो झुग्गी झोपड़ी वाले बेचारे मजबूरी में वहां पे रह रहे हैं पेवमेंट पे, जिनको एविक्ट किया जा रहा है, मतलब उनकी झुग्गी झोपड़ी हटा दी जा रही है। राइट टू लाइवलीहुड वाला हमने अभी जस्ट पढ़ा था, तो दैट मीन्स एविक्ट कर देना यानी हटा देना, ठीक है। कोई भी अगर अपने घर में रह रहा है, उसके घर से उसको हटा देना, निकलवा देना, दैट मीन्स एविक्शन, घर खाली करवा देना, दैट मीन्स क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ अ पर्सन फ्रॉम अ लैंड और होम, दैट मीन्स उनको एविक्ट कराया जा रहा है। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं। देन वायलेशन क्या होता है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर इट रिफर्स बोथ टू द एक्ट ऑफ ब्रेकिंग अ लॉ एज वेल एज द ब्रीच और इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसका मतलब ये कि कोई भी कानून है उसको आप तोड़ रहे हो, या किसी भी आपका जो मौलिक अधिकार है उसका खनन हो रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है, दैट मीन्स वायलेशन हो रहा है। तोड़ना मतलब ये समझ लो, तोड़ना, कानूनों को तोड़ना, अधिकारों की भाई उसको हार्म पहुंचाना, तो वायलेशन। आया समझ में? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं इन टर्म्स में? फटाफट से लाइक कर दो। क्या कर दो भाई? फटाफट से भाई लाइक का बटन दबा दो और कमेंट में बता दो कि यस मैम समझ में आ गया है। इसी के साथ हमारा जो इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेटिव चैप्टर एंड होता है। आई होप आपको काफ़ी नई चीज़ जानने को मिली होगी, क्योंकि अदालत, कोर्ट, केस, तारीख ये तो हम मूवीज़ टीवीज़ में सुनते रहते हैं, बट क्या प्रोसीजर होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या सिस्टम होता है, ये सब आपको फाइनली इस चैप्टर में देखने को मिला। तो आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर भी कर देना अपने क्लासमेट्स में, क्योंकि पढ़ने के लिए तो ज़रूरी है ही, बट वैसे नॉलेज के लिए भी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।